हेलो हाय वेरी गुड आफ्टरनून। दिस इज ज्योति पाठक एंड वेलकम टू पाथ एजुकेशन। आप सभी का पार्थ एजुकेशन में एक बार फिर से स्वागत है। सभी लोग फटाफट से ऑनलाइन आ जाइए, डिस्कस करना शुरू करते हैं हम लोग अपना आज का सेशन। और अगर हम आज के सेशन की बात करें तो आज हमें डिस्कस करना है होम मैनेजमेंट का ही एक टॉपिक जो कि मनी मैनेजमेंट के नाम से यानी धन प्रबंधन के नाम से जाना जाता है। धन प्रबंधन क्या होता है, इसके कितने प्रकार हैं, आय के कितने प्रकार हैं, अर्नेस्ट एंजल का नियम क्या है, इसके साथ ही साथ व्यय क्या है, व्यय की विधियां क्या हैं, ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चन आपके मनी मैनेजमेंट के चैप्टर से बनते हैं, क्योंकि मनी मैनेजमेंट चैप्टर ही एक्चुअली बहुत बड़ा है। एक तो मनी मैनेजमेंट, दूसरा आपका एनर्जी मैनेजमेंट। ये दो चैप्टर बहुत बड़े चैप्टर हैं, तो इन दोनों को हमें क्या करना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। अगर आपको याद हो तो कल हम लोगों ने क्या किया था, कल भी हम लोगों ने कई सारी चीजें देखी थी और आपको एक होमवर्क दिया था, एक क्वेश्चन दिया था कि आपको बताना है धन प्रबंधन क्या है, इसके महत्व और इसके प्रकार को बताइए। एक छोटा सा क्वेश्चन, ठीक है, आपको लोगों को सेंड किया गया था। उम्मीद है आप लोगों ने उसको क्या किया होगा, अपनी कॉपी में जरूर मेंशन किया होगा। और जिन भी स्टूडेंट्स ने इसको मेंशन किया है यानी लिखा है, ठीक है, ओके ओके, हम बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 4685 जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर बीएचयू से पीएचडी कर रही हैं तो लगे रहिएगा, अपनी जो मैम है, अपनी जो आपके यहाँ गाइड होंगी उनके संपर्क में बने रहिएगा। रिसर्च में आगे बहुत काम है, होम साइंस में बहुत काम है, ठीक है, ओके। चलिए, तो उम्मीद है कि आप लोगों ने किया, और मैसेज थोड़ा सा कम करिए, पहले चैप्टर पे फोकस कर लेते हैं। तो आप लोगों ने उम्मीद है लिखा होगा, और जिस तरीके से आप सीख रहे हैं, जिस तरीके से इतने दिन से आपको बताया जा रहा है, उम्मीद है उसी तरीके से आपने लिखने की कोशिश की होगी। अब देखिए, आपको, आपने लिखा है, आपको बिल्कुल आइडिया होगा कि क्या आपने अपनी कॉपी में लिखा हुआ है, एकदम से आपको आइडिया होगा। ठीक है, ऐसे ही कल भी हम लोग बहुत सारी चीजों को देख रहे थे जो कि समय प्रबंधन से संबंधित थी। आप लोगों ने समय प्रबंधन से रिलेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व किए होंगे। आइए हम लोग अपने आज के टॉपिक पर डिस्कस करते हैं जो कि मनी मैनेजमेंट से संबंधित है। पहली बात तो आप ये जान लीजिए, मनी मैनेजमेंट बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है। जैसा मैंने अभी बताया, उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। अर्नेस्ट एंजल आता है, व्यय आता है, बजट आता है, आपका व्यय का प्रकार आता है, इसके अलावा बचत के सारे साधन आते हैं जिसमें बैंक, पोस्ट ऑफिस, इसके अलावा आपका शेयर मार्केट, ऋण पत्र, एनएससी, किसान विकास पत्र, बहुत सारी चीजें आती हैं। तो इसको हम लोगों ने क्या किया है, खंड में हम पढ़ेंगे, मतलब एक बार एक चीजें पढ़ेंगे, फिर दूसरे दिन दूसरी चीजें पढ़ेंगे। अभी हम लोग सिर्फ एक क्वेश्चन को लेकर के चल रहे हैं, उस क्वेश्चन से शॉर्ट लॉन्ग बहुत सारे पॉइंट्स बनते हैं। आपका क्वेश्चन जो कल आपको दिया गया था वो यही था कि आपका धन प्रबंधन क्या होता है, इसको, इसके महत्व को बताते हुए प्रकारों को समझाइए, ठीक है, यही था। अब देखिए, इस टॉपिक से बनने वाले जो क्वेश्चन है वो आपके ये रहे। धन व्यवस्थापन की अवधारणा को स्पष्ट करिए, ठीक है, आप देख पाएंगे यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये रहा, धन व्यवस्थापन की अवधारणा को स्पष्ट करिए। दूसरा है आय की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए तथा आय के प्रमुख स्रोतों का वर्णन करिए। पारिवारिक आय कितने प्रकार की होती है, समझाते हुए इसके विभिन्न साधनों का स्पष्ट रूप से क्या करिए, उल्लेख करिए। जबकि जो चौथा है वो है आय को प्रभावित करने वाले कारकों का विस्तार से वर्णन करिए। देन पारिवारिक आय की विशेषता बताइए, वास्तविक आय किसे कहते हैं, मानसिक आय के बारे में बताइए, आय को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से। अब आपको ये समझ में आ रहा है कि ये शॉर्ट वाले आंसर हैं, आप देख करके समझ पा रहे हैं, ठीक है, ओके, कि ये शॉर्ट्स हैं भाई। आप पारिवारिक आय की विशेषता बतानी है, वास्तविक आय क्या है, मानसिक आय क्या है। तो ये टॉपिक का एक छोटा पोर्शन है, मनी मैनेजमेंट में एक छोटा सा पोर्शन है जो ये आपको दिख रहा है। लेकिन ये आपका क्या है, ये वाला, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ये चीज आप समझ पा रहे हैं। आप क्वेश्चन को देख करके भी समझ सकते हैं, हालांकि आपके एग्जामिनेशन में तो लिखा होता है कि ये आपके शॉर्ट के हैं और ये लॉन्ग के हैं, ओके। बट आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि आप क्वेश्चन देख करके भी आप भाप लेंगे, आप समझ जाएंगे कि किसमें कितना हमें लिखना होता है, ठीक। अच्छा, आइए अब जरा जरा सा हम लोग बात कर लेते हैं धन प्रबंधन की, क्योंकि हमें चैप्टर ऑलरेडी हम लोगों ने प्री में पढ़ रखा है, ठीक है, या आप प्री पास करके आई हैं तो चैप्टर के बारे में आपको थोड़ा बहुत ज्ञान ऑलरेडी होता है। हमें बस उसको क्या करना है, शब्दों में बनाना है, थोड़ा और स्पेसिफिक कर देना होता है। देखिए, जैसे कल मैं आपको समय प्रबंधन के बारे में बता रही थी और आपसे कह रही थी चाहे समय प्रबंधन हो, चाहे धन प्रबंधन हो, चाहे ऊर्जा प्रबंधन हो, काम हम सब एक ही करते हैं। क्या करते हैं, तो हम जैसे कल आपने समय पढ़ा था, आज हम किसकी बात कर रहे हैं, आज हम धन प्रबंधन की बात कर रहे हैं, जिसको आय प्रबंधन भी कहा जाता है, ठीक है। तो आप बस इतना बताइए, क्या
धन प्रबंधन, आय जो आपके पास आ रही है, ठीक है, आपके पास क्या आ रही है, जो आय आ रही है, उसी आय को आप क्या करें, उसी आय को व्यय करने प्लस उसकी बचत करने योजना बनाना योजना बनाना, उसे क्रियान्वित क्रियान्वित एवं नियंत्रित करना, ठीक है, एवं नियंत्रित करना ही क्या है, आपका आय प्रबंधन या धन प्रबंधन है। ठीक, तो आप सीधे सीधे इतना तो कह सकते हैं ना कि अगर हम आय की बात कर रहे हैं या अगर हम धन प्रबंधन की बात कर रहे हैं, तो हमारा ये जो आय है या ये जो हमारा समय प्रबंधन है, ठीक है, ओके, क्लियर। तो आप चाहे आप समय की बात करें चाहे धन की बात करें, हमें पता है क्योंकि आज हम धन की बात कर रहे हैं तो धन को ही लेके चलेंगे। धन अगर हमें समझना है कि धन प्रबंधन क्या है, तो सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि वो धन हमारे पास आ कहाँ रहा है, ठीक है, ओके। तो अगर हम धन प्रबंधन की बात करें, तो धन प्रबंधन के लिए पहले हमारे पास धन होना चाहिए, और वो धन आपको विभिन्न स्रोतों से मिलता है। नौकरी करेंगे तो आप मजदूरी कर रहे हैं, आपको पेंशन मिल रही है, आपको ग्रेच्युटी मिल रही है, ओके। तो जब आप ये सब करेंगे, ये सब आय के स्रोत हैं, ठीक है, इन्हीं से आपको पैसा मिलेगा। और जब आपको पैसा मिल जाता है, आय आपको मिल जाती है, तो आप क्या करते हैं, जो आपके पास आय आई है, जो आपकी टोटल कुल आय आपको दिखाई दे रही है, उसमें से आप व्यय करते हैं। और क्यों व्यय करते हैं, तो आप अपनी जो फैमिली की रिक्वायरमेंट है, अर्थात जो आपकी पारिवारिक आवश्यकताएं हैं, उनको पूरा करते हैं। साथ ही साथ हम बचत की बात जरूर करते हैं, क्योंकि अर्नेस्ट एंजल ने क्या किया था, बचत की बात नहीं की थी, जिसकी वजह से उनकी खूब आलोचना हुई थी, ठीक है, ओके। तो आप बस इतना ध्यान रखेंगे कि आय क्या है, तो आय विभिन्न स्रोतों से प्राप्त धनराशि है, जिसे व्यक्ति क्या करता है, पारिवारिक आवश्यकताओं को पूरा करने में व्यय करता है, साथ ही साथ भविष्य के लिए बचा करके रखता है, ओके। और उसी व्यय करने के लिए वो जो योजना बना रहा है, बचत करने के लिए जो योजना बना रहा है, उसे जो क्रियान्वित कर रहा है, नियंत्रित कर रहा है, उसे ही क्या कहा जाता है, आय प्रबंधन के नाम से जाना जाता है। इतना तो हम सभी समझते हैं। बाकी एक तो हम लोगों की घिसी-पिटी एक डायग्राम है, एक घिसा-पिटा हम लोगों का एक स्टेटमेंट है, आय कैसे प्राप्त होती है, तो आप तुरंत बताते हैं कि भैया कोई भी व्यक्ति है, अगर वो क्या कर रहा है, एफर्ट कर रहा है, प्रयत्न कर रहा है, और प्रयत्न कितने प्रकार से होगा, 2 प्रकार से होगा, ठीक है। प्रयत्न कैसे होगा, आपका 2 प्रकार से होगा, एक आपके पास हो गया मानसिक कार्य, और दूसरा आपके पास क्या हो गया, आपका हो गया शारीरिक यानी कि फिजिकल, ठीक है। तो कोई भी व्यक्ति जब क्या करता है, जब उसे आय प्राप्त करनी होती है, तो वो प्रयत्न करता है। जैसे हमें हमें पैसा चाहिए तो हम आपको पढ़ा रहे हैं ना, हम एफर्ट कर रहे हैं। आप लोगों को अपना जीवन स्तर सुधारना है, आप पढ़ रही हैं, एफर्ट कर रही हैं, नौकरी लगेगी, आपको भी पैसा मिलेगा, है ना? तभी आप पॉलिसी खरीद पाएंगी, आप परिवार की आवश्यकताओं को पूरा कर पाएंगे, इतना अंडरस्टूड है। तो देखिए कोई भी व्यक्ति क्या करता है, आय की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है। अब चाहे वो प्रयत्न मानसिक हो, भाई एक टीचर, एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक आईएएस, पीसीएस, ये सब मेंटल वर्क करते हैं, मानसिक काम करते हैं। वहीं आपका एक बढ़ई, एक मजदूर, एक पेंटर, ठीक है, ये एक माली, ये फिजिकल वर्क के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, ओके। तो आप बस इतना ध्यान रखिए कि कोई भी व्यक्ति प्रयत्न कर रहा है, प्रयत्न वो दो ही तरीके से कर सकता है, एक तो आपका हो गया मानसिक और दूसरा आपका हो गया शारीरिक। और इसी प्रयत्न के परिणाम स्वरूप या इसी प्रयत्न के प्रतिफल के स्वरूप उसको क्या मिलता है, उसको कुछ धनराशि मिलती है। और उसी धनराशि से वो क्या करता है, अपनी जो फैमिली की नीड है, यानी कि जो अपनी परिवार की आवश्यकता है, उसको क्या करता है, वो पूरा करता है। और और आपको पता है प्रबंधन में ही हम लोग पढ़े हैं कि जब आप किसी भी उद्देश्य को पूरा करते हैं, ठीक है, आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, तो आपको क्या मिलता है, संतोष की प्राप्ति होती है, अर्थात आपको सेटिस्फैक्शन होता है। तो हमें ये भी पता है, है ये दोनों धन प्रबंधन ही, ठीक। अच्छा, अब एक चीज और सुनिए, अगर मैं समय की बात कर रही थी, तो मैं आपको बता रही थी ना कि समय एक पारिवारिक संसाधन है, और समय में भी आपका निकिल और डार्सी ने समय को क्या बताया, अमानवीय बताया है, जबकि आपका ग्रास और कैंडल ने समय को मानवीय बताया। वैसे ही आपको ये तो बहुत अच्छे से पता है ना कि पारिवारिक संसाधन में धन क्या है, धन मानवीय है कि अमानवीय है। धन को कोई चुरा सकता है, कोई देख सकता है, कोई छू सकता है, बोली हाँ, धन की तो चोरी होती है, आप तो छू भी सकती हैं, भाई कॉइन छू रही है ना आप, ओके। तो आप बस इतना बताएंगे कि
आप ये भी जानती हैं कि जो धन है ये एक पारिवारिक रिसोर्स है, फैमिली का संसाधन है, और ये जो पारिवारिक आपका रिसोर्स है, संसाधन है, इसमें भी ये कैसा संसाधन है, ये आपका भौतिक संसाधन के श्रेणी में आता है। ठीक है। अच्छा, आपको ये भी पता है कि बिना धन के आज के समय में व्यक्ति आधा विकलांग है। अगर आपके पास पैसा नहीं है, ठीक है, तो आप विकलांग हैं। क्यों? क्योंकि आप ना कुछ खरीद सकते हैं, ना कोई रिसोर्स इकट्ठा कर सकते हैं। सिंपल सी बात है। तो धन का मैनेजमेंट करना भी बहुत जरूरी है। कितना भी पैसा है, अगर आप किफायती नहीं है, अगर आप मितव्ययी नहीं है, तो आपके पैसे क्या हैं? बेकार हैं। आप उसका कुछ भी यूटिलाइजेशन नहीं कर पाएंगी। आप विलासिता पूर्ण आवश्यकताओं को, विलासिता वाले जीवन में आप उसको व्यय कर देंगी। जबकि अगर आप एक कुशल गृहिणी हैं, तो आप उसको सही तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से, प्राथमिक आवश्यकताओं को पूरा करते हुए, कम से कम पैसा खर्च करते हुए, अधिक से अधिक गुणवत्ता वाले काम, अधिक से अधिक जो जरूरी काम है, ठीक है, उनको आप पूरा करेंगी, और इस तरीके से आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा। सेटिस्फैक्शन मिल गया तो आपका मनी मैनेजमेंट हो गया, यानी कि धन प्रबंधन हो गया। क्या हम इतनी बात नहीं जानते हैं धन के बारे में? हम सभी जानते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हमें इसी चीज को लिखना है। क्यों? क्योंकि आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है पीछे, उसे पूछा जा रहा है धन प्रबंधन क्या है। हमने इतनी परिभाषा आपको बता दी और आप समझ भी गए कि भैया धन एक पारिवारिक पारिवारिक भौतिक साधन या अमानवीय साधन है, जो कि वर्तमान परिवेश में अति आवश्यक आवश्यकताओं में शामिल है। धन का सही व्यवस्थापन किसी भी गृहिणी के कुशल पारिवारिक संचालन, पारिवारिक आवश्यकताओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। देन आप ये भी लिखिए, धन को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति विभिन्न प्रकार के शारीरिक या मानसिक प्रयासों को करता है, जिसके प्रतिफल या जिसके परिणाम स्वरूप उसको क्या मिलती है? उसको धनराशि मिलती है। उसी धनराशि को व्यय करते हुए वो क्या करता है? पारिवारिक आवश्यकताओं को पूरा करता है और संतोष की प्राप्ति करता है। इतना तो हम लिख ही सकते हैं ना। अच्छा, अब देखिए, ये जो इतना हमने पढ़ा है, जो ये सब हम जान रहे हैं ऑलरेडी, ठीक है, इसको हम शब्दों के फॉर्म में कैसे लिखें? अब देखिए, धन प्रबंधन वह प्रक्रिया है। पहली बात, आप अपने शब्दों का चुनाव बहुत अच्छा करिए। कल मैंने बहुत सारे बच्चों की कॉपी देखी थी, बहुत सारे, मतलब जितने भेजी थी ऑलमोस्ट सबको भेजी, सबकी कॉपी देखी थी। और दूसरी बात, प्लीज आप लोग थोड़ा पीडीएफ बना के भेजिए। जब आप ऐसे पेज पेज में भेजती है ना, तो वो कोई पेज ऊपर कोई पेज नीचे, मतलब आप तो वहां तो सीक्वेंस से भेजती होंगी अपने फोन से, लेकिन जब वो मेरे पास आता है तो सीक्वेंस में रह नहीं जाता है। ठीक है, तो ऐसे में मुझे देखने में बहुत दिक्कत होती है। लेकिन जब आप वही चीज पीडीएफ फॉर्म में भेजी रहती हैं, तो पीडीएफ तुरंत खोला, तुरंत दिख गया कि हाँ ये पहला, मतलब उसमें ये दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, तो ये आप जरूर ध्यान रखिएगा कि पीडीएफ बना करके भेजिएगा। अभी मैं आपको कुछ लोगों का दिखाऊंगी भी जिनकी अच्छी है, मतलब जिन्होंने ठीक लिखा हुआ है। और ध्यान रखिए, कुछ टॉपिक ही ऐसे होते हैं जिसमें आप बहुत डायग्राम नहीं बना सकती, जैसे कि ये। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा डायग्राम वगैरह नहीं बनेगा, लेकिन जो बनेगा वो मैं बताऊंगी, आप परेशान मत होइएगा। हाँ, चलिए, शालिनी शुक्ला अभी लास्ट में बताएंगे। ठीक है, तो कुल मिला के अगर हम धन प्रबंधन की बात कर रहे हैं, तो धन प्रबंधन वह प्रक्रिया है। और प्रक्रिया लिखना जरूरी है कि नहीं है, ये आपको क्यों ध्यान रखना है? क्योंकि कोई भी प्रबंधन हो, प्रबंधन एक विशिष्ट प्रक्रिया है। आप प्रबंधन की विशेषताओं में भी ये बात पढ़ी है ना? ये बात आप प्रबंधन की विशेषताओं में पढ़िए। सीधे लिखिए, धन प्रबंधन एक विशिष्ट प्रक्रिया है, या धन प्रबंधन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा उपलब्ध आय का योजनाबद्ध, विवेकपूर्ण और संतुलित उपयोग इस प्रकार किया जाता है कि परिवार या व्यक्ति की आवश्यकताएं, इच्छाएं, बचत तथा भविष्य की सुरक्षा सभी पूरी हो सके। ठीक है, देन इसमें आय का बजट बनाना, खर्चों का नियंत्रण, बचत, निवेश तथा मूल्यांकन सम्मिलित होता है। एक तो आपने ये लिख दिया। ठीक है, ओके। अच्छा, दूसरा आप कैसे लिख सकती हैं? दूसरा आप लिख सकती हैं, एक तो ये हो गया आपका प्रस्तावना। ठीक है, दूसरा जरा आप ध्यान दीजिए। अगर दूसरे की हम बात करें तो, और प्रस्तावना की बात करें, तो दूसरी तरीके से कैसे लिखेंगे? धन एक, शुरुआत ये धन प्रबंधन वबंधन से न करके सीधे, धन एक पारिवारिक अमानवीय संसाधन है जिसकी विशिष्टता, जिसका योजनाबद्ध होना अति आवश्यक होता है। धन प्रबंधन में हम आय के जितने स्रोत होते हैं, उन स्रोतों को का पता लगाते हैं, उन्हें योजनाबद्ध तरीके से, विवेकपूर्ण तरीके से हम पारिवारिक आवश्यकताओं को पूरा करने, बचत, भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु व्यवस्थित करते हैं। इसे ही धन प्रबंधन कहते हैं। आप ये लाइन भी लिख सकते हैं। ठीक है,
ओके, आप क्या कर सकते हैं, ये लाइन भी आप सीधे सीधे लिख सकती है, लिख सकती है कि नहीं लिख सकती हैं। तीसरा पॉइंट, अगर आपको ये भी हैवी लग रहा है, ये भी हैवी लग रहा है, तो आप एक कोई परिभाषा उठा करके लिख दीजिए। जैसे मैंने आपको बोला कि आपको परिभाषाएं आप कितनी याद करेंगे, आप परिभाषाएं बहुत याद नहीं कर सकते हैं ना, भाई छोटी छोटी परिभाषाएं जो रिपीट होने वाली हैं वो आसान है। अब लेकिन कहीं कहीं एक आध परिभाषा तो आपको रटनी पड़ेगी, वेटेज बढ़ता है आपका, ठीक है। अब देखिए, सीधे सीधे हमने आपको एक ये बताया कि एक आप ऐसे भी प्रस्तावना लिख सकती हैं, ठीक है, ओके। अच्छा, दूसरा प्रस्तावना जो मैंने अभी ओरल आपको बताया, आप ऐसे भी लिख सकती हैं, जहां पे ये बता रही है कि ये है क्या, कैसा संसाधन है, वहां से शुरुआत करिए। तीसरा देखिए, आप ये लिख सकती हैं, धन प्रबंधन वह कला एवं प्रक्रिया है जिसके द्वारा सीमित आय का अधिकतम लाभ प्राप्त करते हुए उसका उचित नियोजन, वितरण और नियंत्रण किया जाता है, ठीक है। आप 3 तरीके से शुरुआत कर सकती हैं, जो भी आपको अच्छा लगे आप वो मेथड यूज कर सकती हैं। घुमा फिरा के बात सब में क्या कहा जा रहा है, ठीक है, ओके। आप घुमा फिरा के सब में बात वही कही जा रही है, लेकिन कहने के तरीके क्या हो गए, अलग हो गए हैं, ठीक है, ओके, क्लियर। अच्छा, बच्चों ने कई बार शक्ति वगैरह को भी इसमें घुसा दिया है, नहीं, जितना पूछा जाए उतना ही, अपने आप को बहुत विद्वान साबित करने की जरूरत नहीं है, जितना पूछा जा रहा है उतना ही आप आंसर करिए। हाँ, कुछ स्पेसिफिक उसमें आ रहा है तो वो आप अलग से लिख दीजिए, वो अलग बात है, ठीक है। तो आप इतना लिख सकती हैं। अच्छा, इसके बाद देखिए, अब आपने इतना क्या लिखा है, इतना आपने धन प्रबंधन के बारे में बताया है, ठीक है। ये जो चीजें आपने लिखी है वो आपने धन प्रबंधन के लिए बताई है, न कि आय के लिए बताई है। हालांकि आय का ही, पैसे पर ही, पैसे का ही मैनेज करना है, ओके, पैसे पर ही मैनेज करना है, मैनेजमेंट आपका पैसे पे ही होना है। बट अगर बात सिर्फ पैसे की जाए तो वो अलग चीज हो जाएगी। ये धन प्रबंधन, उस पैसे को कैसे आप यूटिलाइज कर रही हैं, उस पैसे को खर्च करने का प्लान कैसे बना रही हैं, उसको कंट्रोल कैसे कर रही हैं, उसको इंप्लीमेंट कैसे कर रही हैं, ये सब मैनेजमेंट है, ओके, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखिए, अगर आप आय पर आए, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया था ना, हमने तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि धन प्रबंधन क्या है, इसके महत्व को बताते हुए, लेकिन चूंकि आय, धन प्रबंधन के लिए आय बहुत जरूरी है, ठीक है, ओके। ये जो है आपका धन प्रबंधन, उसमें आय बहुत जरूरी है, अगर पास पैसा नहीं होगा तो कोई मतलब नहीं है। हालांकि आप आगे बताएंगे कि सर पैसा ही आय नहीं है, आय के तो 3 प्रकार हैं, ठीक। अब आय क्या होती है, अभी पीछे आपने पढ़ा था कि हर व्यक्ति क्या करता है, आय प्राप्ति के लिए ही एफर्ट करता है, पढ़ा था कि नहीं, है ना। आपने पढ़ा था कि हर व्यक्ति आय के लिए एफर्ट कर रहा है। आप ये बताइए, आप नौकरी में क्यों जाना चाहती हैं, अगर आपको पता है कि आपको कोई पैसा नहीं मिलने वाला है, आपको पता है कि आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है, आप अपनी आवश्यकताओं को तो भी नहीं पूरा कर पाएंगे, आप दूसरे पर डिपेंड रहेंगी, तो आप क्यों करेंगी। आप बोलिए मैम, पैसा तो है लेकिन एक सेटिस्फैक्शन भी होता है, लेकिन अगर वो, ओके, एक सेटिस्फैक्शन भी होता है, ठीक है, होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन जो मूल चीज है वो क्या है, वो तो यही है ना कि हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए धन कमाने की कोशिश करते हैं कि नहीं करते हैं। आप देखिए, आप बताएंगे कि ये जो आय है इसकी प्राप्ति कैसे होती है, तो आय की प्राप्ति करने के लिए व्यक्ति शारीरिक और मानसिक प्रयत्न करता है, ठीक है। आप देखिए, इस चीज को आप लिखेंगे कैसे, आपको लिखना इस तरीके से है, आय तो धन के व्यवस्थापन में आय की महत्वपूर्ण भूमिका है, जिस प्रकार जीवन के स्तर को बढ़ाने के लिए समय और शक्ति की व्यवस्थापना की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार आय रूपी धन की भी आवश्यकता होती है। ये लिखना जरूरी है नहीं, ये लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है, ओके। आपको ध्यान कहां से रखना है, मतलब अब शुरुआत कर रहे हैं तो शुरुआत में कुछ तो एक आध लाइन लिख सकते हैं, अगर नहीं लिख रहे हैं तो भी कोई बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैंने बोला कि अगर धन की बात हो रही है, ठीक है, तो आप धन पर ही फोकस करिए, और यहाँ पे देखिए क्या कर दिया है, शक्ति और समय से तुलना कर दी गई है। तो ये आप मेंस लिख रही है ना, तो आपको फालतू लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो हम लोग पढ़ते हैं तो बताते हैं, लिखाते हैं, ठीक है, जब हम प्री वीक लिए देखते हैं, मेंस में इतना इतना समय आपके पास रहेगा और ना ही आपको इतनी चीजें उस समय ध्यान में आएंगी। आप सीधे लिखेंगे, आय, आय की प्राप्ति के लिए व्यक्ति क्या करता है, व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से प्रयत्न करता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसे धन की प्राप्ति होती है,
उसी धन रूपी आय से वह अपनी पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है तथा संतोष की प्राप्ति करता है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई? ये आपका आय हो गया। ठीक है, अच्छा, आप बोलिए कि मैम शुरुआत तो सीधे हम यहीं से नहीं कर सकते ना। आप देखिए, आप चाहें तो एक चीज ले सकते हैं कि आय धन के व्यवस्थापन में आय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, फिर आय की प्राप्ति के लिए आप जैसे लाइन में कुछ कुछ चीजें आपको एक फ्लो, एक रिदम लाने के लिए, कल कैसे हम पढ़ रहे थे, वार्मिंग अप, शुरुआत करने के लिए कुछ चाहिए होता है, तो ये शुरुआती लाइन के तौर पे आप एक लाइन ले सकते हैं, लेकिन फिर भी ये सब जरूरत नहीं है। ठीक है ना, इतना समय होगा ना, इतना आपके उस समय दिमाग काम करेगा कि हम ये सब लिखें। ठीक, तो हमें इतना पता है आय क्या होता है। अच्छा, अब आय के को लिखने के साथ साथ अगर आप चाहें तो आप आय की कोई परिभाषा लिख सकती हैं। मैंने सबसे आसान जो और सबसे जो एग्जाम में पूछा जाता है वो परिभाषा लिखी है। बाकी अगर आप चाहें, हालांकि ये जो चैप्टर है ना, इसमें डायग्राम वाला जो सेनेरियो है वो बहुत कम बनेगा। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो आप ये जो पीछे हम लोग बना रहे थे ना, इसको लिख सकती हैं एक लाइन में इस तरीके से डायग्राम बना के। क्यों? क्योंकि ये एक बहुत आसान है और अभी हर किताब में बना हुआ है। ठीक है, ऑलमोस्ट जो भी आप आप लोग जो किताबें पढ़ रही होंगी होम मैनेजमेंट की, नहीं भी पढ़ी होंगी तो आपकी जो नोट्स है ना, वो भी एग्जैक्ट सेम यही यही चीज उसमें भी मेंशन है। ठीक है, तो देखिए क्या करता है, प्रयत्न कर रहा है। ठीक है, ओके, अच्छा, अब ये प्रयत्न यहाँ लिखा है, क्या आपके दिमाग में नहीं आया कि मैम ये लाइन कंप्लीट नहीं लग रही है? हाँ, या आप बस यहाँ पे लिख दीजिए, व्यक्ति आय की प्राप्ति के लिए, आय की प्राप्ति के लिए प्रयत्न, बस। फिर प्रयत्न दो प्रकार का है, शारीरिक मानसिक, और जब वो प्रयत्न करेगा तो उसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, आय की प्राप्ति होगी, और फिर उसी आय की प्राप्ति से पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा और संतोष मिलेगा। ठीक है, ओके, मेरी बात समझ में आई होगी? आप एक लाइन में ये बना सकती हैं। ठीक, अगर ये बना रही हैं तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, समय बहुत ज्यादा चला जाएगा आप लोगों का। ठीक, लेकिन आपको मैं इसलिए यहाँ सब बताती हूँ ताकि आपके दिमाग में कई सारे कॉन्सेप्ट रहे, ताकि एग्जामिनेशन में इतना याद आपको नहीं रहेगा। ये मान के चलिए जो आप यहाँ लिख रही हैं उसका सिर्फ आपको 50% 60% एग्जामिनेशन हॉल में याद रहेगा, वो भी तब जब आप खूब लिखी रहेंगी, नहीं तो वही घिसी पिटी लाइन ही याद रहेगी जो आप रट्टा कई साल से पढ़ी हैं, वही याद रहेगा। ठीक है, ग्रास और कैंडल के अनुसार पारिवारिक आय मुद्रा, वस्तुओं, सेवाओं तथा संतोष का प्रवाह है जो परिवार के अधिकार में आवश्यकताओं और आवश्यकताओं तथा इच्छाओं को पूर्ण करने एवं उत्तरदायित्वों के निर्वाह हेतु आता है। ठीक है, ओके, क्लियर? मेरी बात समझ में आ गई होगी? तो आपका क्या हो गया, आपने आय देख लिया, इसके पहले धन प्रबंधन क्या होता है ये आपने देख लिया। धन प्रबंधन में हम धन को कैसे मैनेज करें, कैसे प्लान करें, कैसे इंप्लीमेंट करें, कैसे कंट्रोल करें, कैसे भविष्य के लिए बचाएं, कैसे आवश्यकताओं को पूरा करें, कैसे तात्कालिक आवश्यकताओं को पूरा करें, ये मैनेजमेंट है। आय प्राप्त कैसे करें, ये धन प्राप्त कैसे करें, ये आय है। ठीक है, बताइए, मेरी बात समझ में आ गई? चलिए, अब इसके बाद देखिए, अच्छा, अगर ये बना रही हैं तो ये लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको बहुत काम रहेगा उस समय। ठीक है, और अगर ये वाला बना रही है तो ये ठीक है। ठीक, ये आपके ऊपर है, देखो आपको जो सुविधा पड़ पाए। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं मेरे, कल मैं जब देखने लगी बैठ करके तो मैक्सिमम लोग ये कह रहे थे कि मैम हमें स्टेटमेंट याद नहीं होता। स्टेटमेंट याद करना बहुत ईजी भी नहीं होता है, रट्टा मारना, समझना आसान होता है किसी चीज को, और इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट याद करना ये मुश्किल होता ही है। मैनेजमेंट के मैंने क्यों ढेर सारे स्टेटमेंट बताए, क्योंकि वो एग्जाम में खूब आते हैं और वो छोटे छोटे हैं, आपको याद रहेंगे। ये इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट आप एक याद कर लेंगे, दो याद कर लेंगे, 10 याद करेंगे, इतना सारा टॉपिक है पांचों ब्रांचेस में, कितना याद कर पाएंगे आप? नहीं हो पाएगा। जो चीजें व्यवहारिक हैं, ठीक है, वो व्यवहारिक तरीके से लीजिए, अपने आप को तेजू खा बनाने की जरूरत कतई नहीं है कि नहीं हमको सब याद हो जाएगा। व्यवहारिक जो है वही सुनिए, वही समझिए, तभी व्यवहारिक रूप में वहां कर पाएंगी। नहीं तो वही जो आपका वो है ना तेजू खा बनने वाला, वो वही आपको ले डूबेगा। तो ये चीजें ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए, आपका ये हो गया। ठीक है, चलिए, मैंने बोला आप ये लिख पाए तो ठीक है, ये लिख पाए तो भी ठीक है, दोनों में से जो आपको लगता है कि हाँ जी, जो आपका
याद हो सकता है, जो छोटा है, जो एग्जाम में खूब बार आया है वो याद करिए, नहीं याद आ रहा है तो माथा पच्ची मत करिए अपना, ठीक है। आप दूसरा उसका टेक्निक ढूंढ लीजिए, उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढ लीजिए कि हम इसकी जगह क्या करें तो हमारा काम आसान हो जाएगा, हमारे लिए अच्छा रहेगा, ये सब्स्टिट्यूट ढूंढिए, ठीक है। किसी एक चीज पे फालतू टाइम बर्बाद करने से बढ़िया है उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढिए जो कि अपने आगे के एग्जाम में आपके काम आए, ठीक है। इतना लिख लिया। अच्छा, अब चलिए हम आपको एक चीज दिखाएं। ये देखिए, वृंदा सिंह की मैम की ना किताबों की एक अच्छी विशेषता है, उन्होंने हर चैप्टर के पीछे उसको बहुत अच्छे से समराइज कर दिया है, ठीक है। हर चीज को बहुत अच्छे से उन्होंने क्या कर दिया है, समराइज कर दिया है। समराइज ऑन द सेंस मतलब उसको बहुत कम में कर दिया है। ये एक एक उनकी किताब की एक अच्छी विशेषता ये है, ठीक है। और वही समराइजेशन मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ, जैसे मैंने कल भी शायद आपको दिखाया था जब मैं आपको वो पढ़ा रही थी, समय प्रबंधन, ठीक। देखिए, पारिवारिक आय बहुमके में जो मेन मेन चीजें हैं, ओके, वो यहाँ पर इन्होंने समराइज करके ग्राफ में बता दी है। और पता है ये मैं आपको क्यों दिखा रही हूँ, आपको याद करना आसान रहेगा, ठीक है। आपको क्या हो जाएगा, ठीक है, आपको याद करना आसान रहेगा, पॉइंट याद करने आसान हो जाएंगे। और एग्जाम में क्या होता है, पॉइंट ही भूल जाता है, पॉइंट ही नहीं याद आता है, सबसे बड़ी समस्या ये हो जाती है। देखिए, आप लोग इतने पढ़े लिखे हैं, प्री भी पढ़ के आए हैं, तो ये रहता है कि अगर आपको पॉइंट याद है तो आप उसमें कुछ लिख लेंगी, लेकिन जब पॉइंट ही नहीं ध्यान में आएगा तो आप उसमें क्या एक्सप्लेन करेंगी। 10th 12th में एग्जाम देती है ना, तो जब नकल मारना होता था तो क्या कहती थी आप लोग, सिर्फ पॉइंट बता दो, हेडिंग हेडिंग बता दो, हम अंदर भर लेंगे। तो वही हेडिंग ही भूलती है, ठीक। अच्छा, समराइज उन्होंने किया हुआ है, ये समराइजेशन अभी हम लोग लास्ट में देखेंगे क्योंकि अभी हमें इसके आगे काम है कई सारा। आपको आय के प्रकार बताने थे, ठीक है, ओके। आपको क्या करने थे, आय के प्रकार बताने थे। अभी तक हमने धन प्रबंधन क्या है और आय क्या है यही समझा है। आय के प्रकार को भी तो आपको बताना था कल वाले क्वेश्चन में। अब आय के प्रकार के बारे में, ठीक है, ओके, हाँ, अगर आय के प्रकार के बारे में अगर हम बात करें तो कितने होते हैं, 3 होते हैं। अच्छा, अब फिर आप 1 मिनट के लिए रुकिए। आप ये जानती है ना, 2021 में भी देख चुकी हैं आप, बहुत सारे स्टेटमेंट में भी देख चुके हैं, ठीक है, ओके, बहुत सारे स्टेटमेंट में आप देख चुकी हुई हैं। तो उसमें ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आय को लेकर बड़ा कंफ्यूजन होता है, बहुत कंफ्यूजन होता है। किसी किताब में प्रत्यक्ष में कुछ लिखा है कि पैसा खर्च करके मिल रहा है, कहीं लिखा हुआ है अप्रत्यक्ष वास्तविक आय बिना पैसा खर्च किए हुए मिल रहा है, या कहीं एकदम विपरीत लिख दिया गया है। अभी 2021 में पैतृक आय वाला, पैतृक संपत्ति का उदाहरण आपने देखा ही था, बताइए होता है कि नहीं होता है, होता है ना। ऐसे में अब दुविधा वाला विषय हो गया। आपकी कॉपी जिसके हाथ में जा रही है, आप ये चीज मान के चलिए, जिस व्यक्ति के हाथ में कॉपी जा रही है ना उसको पता होता है। जैसे हम लोग इतने साल से आपको पढ़ा रहे हैं, आप इतने साल से पढ़ रही हैं, आपको पता है कि हाँ ये दिक्कत आती है, ये अंडरस्टूड है, ठीक है। अलग अलग जगह पे अलग अलग आंसर आएंगे इसके, इसीलिए जब आप लोग मुझसे पूछते हैं मैम अगर हमारे एग्जाम में आए तो हम क्या करेंगे, हम लोग कहते हैं ये कोई नहीं जानता है, अलग अलग स्टेट का आंसर अलग अलग हो जाता है, एक ही स्टेट का आंसर अलग हो जाता है, बाकी तो अदर स्टेट तो छोड़ दीजिए। ये बात हम लोग सीधे सीधे आपसे कहते हैं, बताइए होता है ना। ऐसे ही क्या इकलौता यही पॉइंट है, नहीं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हम लोगों के हैं। समय मानवीय है अमानवीय है, हम कॉन्सेप्ट अभी हम समझ सकते हैं, लेकिन अगर कुछ नहीं पूछा गया तो ऐसे में दिक्कत होती है, कहीं समय को मानवीय मान लिया जाएगा, कहीं अमानवीय मान लिया जाएगा, होता है कि नहीं, होता है। अब देखिए, जहां पर भी मैं आपको कल भी ये बात बताई थी, जहां आपको डाउट लगे वो पोर्शन स्किप कर दीजिए, उसको मेंशन करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अब ये आपको पता है, आप सबको पता है कि भैया हाँ ये पॉइंट में लोचा है, और ये उसको भी पता होगा, जो व्यक्ति आपकी कॉपी चेक करने बैठेगा ना उसको भी पता होगा, क्योंकि वो अनुभवी होगा, वो 20 22 25 30 साल का उनको एक्सपीरियंस होगा, तब उनके पास आपके पास कॉपी जाएगी, आपकी कॉपी उनके पास चेक होने के लिए जाएगी, ऐसे किसी नए नवेले के पास नहीं चली जाएगी कि तुरंत आ गया कुछ भी कह रहा है, नहीं।
अच्छे व्यक्तियों के पास ही कॉपी जाती है आपकी, ठीक है। अब आय के 3 प्रकार आपको बताने हैं, ठीक है। आप चाहें तो आप ये ग्राफ एज इट इज बना लीजिए। आय कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है, ठीक है। ओके, आय कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। आप सभी जानते हैं, पहला होता है मौद्रिक आय, दूसरा होता है वास्तविक आय, और तीसरा होता है आत्मिक या मानसिक आय, ठीक है। नहीं पता है तो भी इतना जाने रहिए, ठीक है। आय कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। अच्छा, आय में जो मौद्रिक आय है ये मुद्रा के रूप में होती है, ठीक है। ये मुद्रा के रूप में इसकी प्राप्ति हो रही है और इसमें क्रय शक्ति होती है। ये जो ग्राफ बना हुआ दिख रहा है, ये आपकी नोट्स में भी एज इट इज बना हुआ है, ठीक है। वास्तविक आय क्या होती है? तो वस्तुओं एवं सेवाओं का उपभोग करके जो आप वस्तुओं एवं सेवाओं का जो आप उपभोग करते हैं वो वास्तविक आय होती है, ठीक है, ठीक है। आत्मिक आय जिससे आपको संतोष मिल रहा है। अब आप सुन लीजिए, एक्चुअली आय 3 प्रकार की होती है। पहले को कहा जाता है मौद्रिक आय। मौद्रिक आय वो आय होती है जिसमें क्रय शक्ति होती है, जिसमें को दे करके आप कुछ खरीद सकती हैं, ओके। जो मुद्रा के रूप में होगी, क्वाइन के रूप में, पैसे के रूप में होगी, करेंसी के रूप में होगी, ठीक है। जबकि जो वास्तविक आय होती है वो क्या होती है? तो वास्तविक आय एक निश्चित समय में जो आप सेवाओं का, सुविधाओं का उपभोग कर रही हैं उसी को वास्तविक आय कहा जाता है। और ये लाइन एक दो बार नहीं, कम से कम 20 बार पूछी गई है आपसे कि एक निश्चित समय में या एक निश्चित समय प्रवाह में वस्तु एवं सेवाओं का उपभोग क्या कहलाता है? आप आंसर करती हैं वास्तविक आय कहलाता है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं बचा होगा जहां पर ये पूछा नहीं गया है, ठीक है। ओके, तो आपने सीधे लिख दिया वास्तविक आय क्या है, तो एक निश्चित समय के लिए वस्तु एवं सेवाओं का उपभोग वास्तविक आय, इतना भी पर्याप्त है। आत्मिक आय, आत्मिक आय जब आप किसी भी चीज का उपभोग करती है ना, आप ये बताइए, जब आप अपने किचन गार्डन में टमाटर उगा ली, बैगन उगा ली, धनिया मिर्च ये सब उगा ली, और फिर उसकी सब्जी बनाती हैं, तो आपको एक खुशी होती है कि नहीं होती है? अरे यार, हमारे किचन गार्डन का है, होता है ना, आत्मा खुश हो रही है। ऐसे ही आप मार्केट से कोई भी फल खरीद के ले आई, वो फल खाने में मीठा है, बहुत अच्छा लग रहा है, तो आपको संतुष्टि होती है ना। वहीं अभी खट्टा खट्टा फल मिल जाए, जैसे अंगूर खरीदिए इस समय, इतना खट्टा रहेगा कि एकदम मन, एकदम गिनगिना जाएंगी आप, होता है ना, होता है। तो किसी भी चीज का उपभोग करके, किसी भी सेवा को जब आप ग्रहण कर रही हैं, तो सेवा के ग्रहण करने के बाद या उस सेवा के उपभोग करने के बाद ये जो आपको एक हैप्पीनेस मिल रहा है ना, एक जो संतोष मिल रहा है, इसी को क्या कहा जाता है? साइकी इनकम, आत्मिक आय कहा जाता है, ठीक है। ओके, क्लियर, ये ही इतना कॉन्सेप्ट है। अच्छा, यहां तक दिक्कत नहीं होती है, यहां तक बात एकदम सामान्य है, जैसी होती है वैसी ही है। दिक्कत यही होती है जब आप वास्तविक आय के प्रकार पढ़ते हैं, ठीक है। जब आप क्या करते हैं? वास्तविक आय के प्रकार पढ़ते हैं, क्योंकि यहीं पर लोचा है, यहीं पर लोचा है। अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आए कि आय के प्रकार बताइए, तो आप ये 3 बताइएगा, इनके चक्कर में मत पड़िएगा। लेकिन अगर आपसे, हालांकि कभी पूछा भी नहीं जाएगा, पता है, ये आपसे पूछा भी नहीं जाएगा, लेकिन अगर आपको मान लीजिए लिख ही दिया, कुछ नहीं याद आ रहा है, तो आप सिर्फ वास्तविक आय के 2 प्रकार, प्रत्यक्ष वास्तविक आय, अप्रत्यक्ष वास्तविक आय, यही लिख करके छोड़ दीजिएगा, ठीक है। अब पूछ ही लिया गया वास्तविक आय के प्रकार बताइए, तब तो मतलब फिर बताना ही है, फिर उसमें आप कुछ कर नहीं सकती हैं। अदरवाइज आप इतना बता करके आप छोड़ दीजिए, ठीक है। अच्छा, अब इसी चीज को आप लिखने वाले फॉर्म में कैसे लाएंगी? जैसे आपने एक मान लीजिए यहाँ पर ये वाला बना दिया, ठीक है, ये अभी मैं आपको कॉपी दिखाऊंगी, बच्चों ने एकदम निरस कॉपी बना दी है। हालांकि ये टॉपिक भी थोड़ा निरस वाला है, बट एकदम निरस कॉपी बनाई है भाई। अभी 2 4 6 कॉपियां मैं दिखाऊंगी आपको, जो भी जो ठीक है, ठीक है, मतलब जो दिखाने योग्य हैं। तो आपने ये इतना लिख लिया, और फिर आपने सीधे एक, या तो आप ऐसे चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं, और आप चाहें तो आप इसको इस तरीके से लिख भी सकते हैं। अभी आपने पढ़ा था, किसी परिवार को मुद्रा के रूप में जो आय एक निश्चित समय में प्राप्त होती है उसी को मौद्रिक आय कहते हैं, वही जो पीछे आप डायग्राम में लिखी थी, ठीक है। ओके,
ग्रास और कैंडल के अनुसार मौद्रिक आय से तात्पर्य उस क्रय शक्ति से है जो मुद्रा के रूप में किसी निश्चित समय में एक परिवार को प्राप्त होता है। अब देखिए फिर यहाँ पे मैंने लिखा है, ये मैं इसलिए लिखती हूँ ताकि आप चाहें तो याद करें, अदरवाइज नहीं लिख रहे हैं, नहीं याद करें तो कोई इसमें इशू नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, कोई इसमें इशू नहीं है। दूसरा, वास्तविक आय के बारे में अभी हमने पढ़ा था कि वास्तविक आय को क्या कहा जाता है, अमौद्रिक आय भी कहा जाता है। ये मुद्रा के रूप में नहीं है, ये आपको पैसा वाला नहीं है, ठीक है। आप पैसा खर्च करके, मौद्रिक आय को खर्च करके, बिना खर्च किए जो आप सेवा उठा रही हैं, जैसे हम लोग मुद्रा खर्च करके ही कपड़ा ये पहने हैं ना, मुद्रा खर्च करके इसकी स्टिचिंग करवा रहे हैं, और अगर हमें आती है तो हम खुद ही कर लिए, हमारे परिवार में किसी को आती है तो हम खुद ही कर लिए, ओके, होता है ना। तो बस इतना ध्यान रखिए, ठीक है, ओके, बस इतना ध्यान रखिएगा कि वास्तविक आय क्या है, तो इसे अमौद्रिक आय भी कहते हैं। वास्तविक आय वह आय है जो कि वस्तुएं एवं सेवाओं द्वारा प्राप्त होते हैं, कई बार यह धन खर्च करके, कई बार बिना खर्च किए भी मिलते हैं। सरल शब्दों में वस्तु एवं सेवाओं का उपयोग ही वास्तविक आय है। सेम यही चीज है जो आप पीछे लिखी हुई हैं, बस इसको आपने लिख दिया है ग्राफ बना करके, और इसको आपने कैसे लिख दिया है, एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। अब बोलिए कि मैम अच्छा ये बता दीजिए हम क्या करेंगे, हमारे लिए कौन सा सुपीरियर होगा। रुक जाइए, अगर आपके पास समय बच रहा है, ठीक है, तो आप बस इतना, ये इतना इतना करके, ये मैं बता रही हूँ, इसको छोड़ दीजिएगा, ये मत लिखिएगा, इतना इतना लिख लीजिएगा, इतना लिखने में ज्यादा समय भी नहीं लगेगा, और थोड़ा छोटा लिखने की कोशिश करिएगा, ठीक है। आप लोग लिख ही रहे हैं एकदम, जैसे लग रहा है कि मतलब कश्मीर की कढ़ाई कर रहे हैं। कश्मीर की कढ़ाई मतलब समझते हैं, कर्सिव राइटिंग लैंग्वेज। अगर मान लीजिए यही आपकी कॉपी है तो इनके लिखने का तरीका, और जो मिला के लिख रहे हैं वैसा मिला दे रहे हैं कि मतलब पूछो मत, ठीक। अब आप ये लिख कैसे रहे, बस धन प्रबंधन में पूरी लाइन खत्म बाबा, अब इससे ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। धन प्रबंधन मतलब एक लाइन में 3-4 शब्द इनफ है, ठीक है। धन, और एक तो ऐसे लग रहा है कि जैसे हाथ में क्या ही हो गया है, ऐसे लिखेंगे, ऐसा लग रहा है हाथ में क्या ही हो गया है, क्या ही हो गया मतलब उतना गंदा तो मैं आप लोगों को, जब कि मेरा काम लिखने वाला नहीं है, मेरा काम व्याख्या का है, तो उससे अच्छा तो मैं तब लिख देती हूँ, ठीक है। और तो भी आप लोग कहते हैं मैम क्या लिखा है, पढ़ने में नहीं आ रहा है, ठीक है, जबकि मेरा काम लिखने वाला है नहीं, मेरा काम बताने का है, और सिर्फ वो शब्द लिख देना जो आपके लिए जरूरी है, ठीक है। तो बाकी सारा प्रबंधन छोड़िए, पहले आप राइटिंग मैनेजमेंट सीखिए, लिखने का प्रबंधन सीखिए, ठीक। तो ये लिख रहे हैं धन प्रबंधन एक अमानवीय साधन है। अब बताओ धन प्रबंधन अमानवीय या सिर्फ और सिर्फ धन अमानवीय है, बताइए। धन प्रबंधन स्टार्टिंग ऐसे कर रहे हैं, धन प्रबंधन एक अमानवीय, एक अमानवीय, बस इतने में लाइन कंप्लीट है। अब सोचो आगे जा रहा है, अमानवीय, अच्छा स्टार्टिंग बड़े से कर रहे हैं तो यहाँ पे जाते बेचारे को एकदम, जो अमानवीय है उसको एकदम कुपोषित पैरालाइज करवा दे रहे हैं, पोलियो करवा दे रहे हैं, एकदम समेट दे रहे हैं, बताइए, ये स्थिति हो गई है, ठीक। तो इस सब ऐसे मत करिए, ये सब सही नहीं है, फिर आपका सारा ज्ञान रखा रह जाएगा, ठीक है। चलिए, अब हमने बात आपको इतनी बताई कि देखिए अगर आपके पास समय है और लॉन्ग में पूछा गया है तो आप ये बना दीजिए, और फिर इसके बाद इसको एक्सप्लेन भी कर दीजिए। जैसे मान लीजिए पूछा गया धन प्रबंधन क्या है, तो आपने स्टार्टिंग में लिख दिया धन प्रबंधन के प्रकार को सविस्तार समझाइए, तो आपने प्रबंधन क्या है ये आपने लिख दिया, ठीक है। फिर आपको आय समझाने की जरूरत नहीं है, धन प्रबंधन में ही या आय को अलग से हेडिंग डालने की जरूरत नहीं है, आप धन प्रबंधन आपने बताया, वहीं पर नीचे आय को भी आप लिख दीजिए पैराग्राफ चेंज करके। आय के प्रकार के लिए डायग्राम बना दीजिए, और फिर आप आय को परिभाषित कर दीजिए। नंबर 1 पे आप मौद्रिक आय को परिभाषित किया, नंबर 2 पे वास्तविक आय। अब जब पूछा जाए कि वास्तविक आय के प्रकार कौन से हैं, तब आप भाग नहीं पाएंगी, तब आपको आंसर करना पड़ेगा, ठीक है, ओके। तो आप जान लीजिए वास्तविक आय के 2 प्रकार होते हैं, प्रत्यक्ष वास्तविक आय और अप्रत्यक्ष वास्तविक आय। प्रत्यक्ष वास्तविक आय वो आय होते हैं जो बिना पैसा खर्च किए मिलते हैं, और फिर मैं आपको बता दूं ये बहुत कॉम्प्लिकेट है, बहुत कंफ्यूजन यहाँ पर रहता है, ठीक है। प्रत्यक्ष वास्तविक आय क्या होता है, ये ऐसी सेवाओं का आप उपभोग कर रही हैं जिसको आपने बिना पैसे से प्राप्त किया है, ठीक है, मतलब बिना पैसे के, बिना मुद्रा के खर्च किए आपको मिला हुआ है,
जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ना, ये देखिए, प्रत्यक्ष वास्तविक आय जो आपकी मुफ्त सेवाएं हैं, जिसमें आपने पैसा नहीं खर्च किया है। जैसे आपने अपने गार्डन में ही सब्जियां उगा ली हैं, आपको स्टिचिंग आती है, आप खुद ही सिल ले रही हैं, ठीक है, ओके, आपको स्टिचिंग आती है, आप खुद ही सिल ले रही हैं। इसके अलावा आपके यहाँ आप अपने बच्चों को खुद ही ट्यूशन पढ़ा ले रही हैं, या आपके घर में जो फैमिली मेंबर हैं वो दादा हैं, दादी जी हैं, वो खुद ही बच्चे को पढ़ा ले रही हैं, ठीक है। आपके यहाँ गार्डनिंग का काम आप स्वयं कर ले रही हैं, आपके परिवार में कोई कर ले रहा है। तो जो चीज आप लोग खुद ही कर रहे हैं, फैमिली वाले मिलके कर ले रहे हैं, पैसा नहीं खर्च हो रहा है, उसको कहा जाएगा प्रत्यक्ष। लेकिन जहां पर आप खर्च कर रही हैं, देखिए, क्रय की हुई सेवाएं, जहां पर आपने पैसा खर्च किया हुआ है, उसको क्या कहा जाएगा? अप्रत्यक्ष वास्तविक आय कहा जाता है, ठीक है। तो अगर पूछा ही गया है तो आपको बताना पड़ जाएगा, नहीं आप वास्तविक आय के दो प्रकार यही लिख करके छोड़ सकती हैं। लेकिन अगर पूछ ही दिया गया है, ठीक है, तो आपको बताना पड़ेगा। प्रत्यक्ष वास्तविक आय क्या है? तो वह समस्त सेवाएं या वस्तुएं जो किसी परिवार को बिना मुद्रा, ठीक है, बिना मुद्रा के प्राप्त हुई हैं, मुफ्त में प्राप्त हुई है, उसी को वास्तविक आय कहा जाएगा। जैसे सामाजिक सुविधाएं, मंदिर हो गया, ठीक है, आपका लाइब्रेरी हो गया, पार्क हो गया, तो ये सब परिवार के सदस्यों द्वारा प्रदत्त सेवाएं, ठीक है। आपके सास हैं, आपके बच्चे को बहुत अच्छे से पाल ले रही हैं, आप अपना ड्यूटी कर ले रही हैं, आपको नैनी की जरूरत नहीं है, नैनी जो बच्चों को पालती हैं, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है, ड्यू टू एनी रीजन वो कहीं और है, तो आपको नैनी को रखना पड़ेगा। तो ये क्या हुआ, नैनी को रखनी तो पैसा देंगी ना, तो क्या ये आपका प्रत्यक्ष में आएगा, अप्रत्यक्ष में? बोलिए मैम, वो अप्रत्यक्ष में आएगा। लेकिन अगर हमारे परिवार वाले ही हमारे बच्चे को पाल ले रहे हैं, तो क्या हो गया, वो आएगा प्रत्यक्ष में। घर में उत्पादित वस्तुएं, घर में ही आप सब्जियां उगा ले रही हैं, घर में ही आप जो पुरानी चीजें उससे आप क्विल्टिंग मेथड द्वारा कांथा करके आप ये दरी वगैरह बना दे रही हैं, बच्चे को धूप में बैठा रही हैं, अपने धूप में बैठ रही हैं उसको फैला के, ये क्या है? घर में उत्पादित वस्तुएं। मजबूत स्वयं की वस्तुओं का उपयोग क्या मूल्य, ठीक है, ये सब किसके उदाहरण हो गए? ये आपके प्रत्यक्ष के उदाहरण हो गए, ठीक है, क्लियर? अच्छा, इसके बाद देखिए अप्रत्यक्ष क्या है? वो समस्त सुविधाएं जिसको प्राप्त करने के लिए आपको मुद्रा व्यय करनी पड़ रही है, आप अपना पैसा खर्च कर रही हैं, उसे क्या कहा जाता है? अप्रत्यक्ष वास्तविक आय कहा जाता है। आपका मुद्रा द्वारा वस्तु विनिमय प्रणाली, ये उसके उदाहरण होते हैं, ठीक, ओके। तीसरा है आत्मिक आय, जिसको साइकी इनकम भी कहा जाता है। देखिए, आत्मिक आय जिसे आप मानसिक आय भी कहते हैं, वस्तुओं एवं सेवाओं का उपभोग करके जो सेटिस्फैक्शन मिलता है, उसको क्या कहते हैं? मानसिक आय कहते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? अब आप इन शब्दों को क्वेश्चन के हिसाब से रखेंगे ना, तो आपका 150, 250 दोनों में हो जाएगा, ठीक है। अब आप खुद इतना समझ सकती है कि हाँ, आप खुद ये समझिए कि आपको अगर सेम क्वेश्चन 150 शब्द में लिखना है, तब आप कैसे लिखेंगी, 250 शब्द में लिखना है तब कैसे लिखेंगी। इससे ज्यादा लॉन्ग में भी इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। निष्कर्ष आप सभी लिखते हैं, आप निष्कर्ष यहाँ पर लिख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट हम लोग का और था ना, आय के स्रोत भी कल मैंने पूछा था, है ना, आय के प्रकार, महत्व और स्रोत। अच्छा, स्रोत भी सुन लीजिए। कई मान लीजिए पूछा जाए धन प्रबंधन क्या है या आय प्रबंधन क्या है और उसके स्रोत को बताइए। मान लीजिए प्रकार नहीं पूछा गया है आपसे, इस क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है धन प्रबंधन क्या है, इसके स्रोत को बताइए। स्रोत एक दो नहीं है, बहुत सारे स्रोत हैं, आप सबको डील करने की कोशिश कतई मत करिएगा, ठीक है, कतई मत करिएगा, आप नहीं कर पाएंगी या एक ही क्वेश्चन में रह जाएंगी, बाकी छूट जाएगा। आपको क्या करना है, आपको सीधे यहाँ पर आय के स्रोत का ऐसे डायग्राम बना दीजिए, ठीक है। और ये सब करिए, ये सब करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सामने वाला समझता है कि बच्चे के पास टाइम नहीं है, वो कितने पॉइंट ध्यान में रख पा रहा है ये जरूरी है। अरे कैसे आप लोग की जब एमए या बीए में थी, इंटरव्यू वाला इंटरव्यू लेने के लिए जब मैम आती थी, पूछती थी बेटा तुम्हारा क्या नाम है, बीए एमए में बीए में क्या क्या सब्जेक्ट था, तो आपको अपना 3 सब्जेक्ट भूल जाता है, हुआ है? अभी मैं आपसे डायरेक्ट पूछ लूं कि बीए में आपका कौन कौन सा सब्जेक्ट था, तो आपको होम साइंस छोड़ करके 2 याद ही नहीं रहेगा, ठीक है। तो ऐसे ही आप लिख पूरा देना, ये पूरा बना देना। ऐसे ही अगर कभी बचत के साधन पूछे जाएंगे तो बैंक आपका एनएससी है, ये आप पूरा लिख देना, ठीक है, ऐसे ही बना के पूरा लिख देना। एक्सप्लेन
पूरा नहीं करना है, एक्सप्लेन 1 कर दीजिए, 2 कर दीजिए, ठीक है, पूरा नहीं करना है, ठीक है, क्यों, फिर टाइम नहीं बचेगा ना, उतनी जगह ही होगी, आप करने भी बैठ जाएंगे तो निष्कर्ष के लिए जगह नहीं बच पाएगा, ये चीज थोड़ा समझिएगा। तो पारिवारिक आय के स्रोत मान लीजिए पूछा गया, ठीक है, ओके, मान लीजिए पारिवारिक आय के क्या हो गए, स्रोत पूछा गया, तो वेतन, ग्रेचुटी, मजदूरी, उपहार, लगान, लॉटरी, किराया, भत्ता, बोनस, छात्रवृत्ति, रॉयल्टी, पैतृक संपत्ति, ब्याज, पेंशन, ठीक है, ओके, हमें याद है, अरे बहुत अच्छा अच्छा बच्चों को याद रहता है भाई, अभी याद है क्योंकि प्रेशर नहीं है, अभी आप एग्जामिनेशन हॉल में जाइए और सीधे सीधे कोई पूछते तो माँ बाप का नाम तक भूल जाता है, कई बार ABCD भूल जाती है, ओके, ठीक है, चलिए, तो ये पारिवारिक आय के स्रोत हो गए, ये आपने मेंशन कर दिया, और जिस तरीके से मेंशन किया है ज्यादा जगह भी नहीं जाएगा आपका, और कॉपी आपकी अच्छी भी लगने लगेगी, आपको एक्सप्लेन 2 ही 3 करने हैं, ठीक है, बहुत किया, 3 से ज्यादा आप कर नहीं पाएंगी, ठीक, आप यहाँ पे पूरा लिखिए, यहाँ पे एकदम लिखिए, क्योंकि जब यहाँ पे 3 यहाँ पे लिखी रहेंगी 10 तो वहां पे 5-4 बढ़िया से लिख पाएंगी, ठीक। अब ये क्या होते हैं पारिवारिक आय के स्रोत, सुन लीजिए, हाँ बता रहे हैं वर्मा जी, वेतन क्या है, तो कोई भी व्यक्ति जब मेंटल एफर्ट करता है, जैसे मैं बताइए मैं टीचर हूं तो मैं मेंटल वर्क कर रही हूँ, IAS PCS वकील डॉक्टर जज ये सब लोग मेंटल वर्क करते हैं, ठीक है, जबकि जो आपका मजदूर है, बढ़ई है, पेंटर है, आपके यहाँ का माली है, आपके घर पे काम करने वाली जो आया आ रही हैं, ये फिजिकल वर्क करती हैं, ठीक है, ओके, क्लियर, चलिए, तो आपका वेतन क्या है, आप बताइए, वेतन मानसिक प्रयत्न करने वाले व्यक्तियों को उनके कार्य या उनके प्रयत्न के परिणाम स्वरूप जो आय मिलता है उसको हम वेतन कहते हैं, व्यक्ति के अनुभव और पद के अनुसार यह भिन्न भिन्न होते हैं, जैसे एक डॉक्टर का सैलरी, एक टीचर का सैलरी, एक JE का, सबका अलग अलग होता है ना, ठीक है, ऐसे ही मजदूरी क्या है, तो जैसे ये फिजिकल वर्क करने वालों को मिल रहा था ना, जो लोग शारीरिक काम कर जो लोग मेंटल वर्क कर रहे थे यानी मानसिक काम कर रहे थे उनको मिल रहा था वेतन, ठीक है, जबकि यस बिल्कुल, जबकि जो आपका मजदूरी है वो किसको मिलेगा, जो फिजिकल वर्क कर रहा है, मजदूरी मजदूर को मिलेगी, ठीक है, जो दिहाड़ी का काम करते हैं, तो या ठेके का काम जो कर रहे हैं, तो आपका जो मजदूरी है वो किसको मिलेगी, जो फिजिकल वर्क कर रहा है उसको। लगान क्या है, तो लगान भूमि का उपयोग करने के बदले भूमि के स्वामी को आप जो धनराशि दे रही हैं उसी को क्या कहा जाता है, लगान कहा जाता है, ठीक है, ओके, क्या मेरी बात क्लियर, भूमि के स्वामी को भूमि का उपभोग करने के बदले जो धनराशि दी जा रही है उसी को क्या कहते हैं, लगान, देखते हैं, आमिर खान की लगान मूवी आपने देख रखी है, ठीक। किराया क्या है, तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ किसकी बात कर रहे थे, भूमि की बात कर रहे थे ना, जमीन की बात कर रहे थे, किराया, किराए के घर में आप लोग रहे हैं या आप लोग के घर में किराएदार हैं, किराया, आप लोग शादी विवाह में, हम लोग के यहाँ टेंट हाउस से बिस्तर आता है, आता है, टेंट हाउस से बर्तन ढेर सारे आते हैं, तो दिन के हिसाब से हम लोग पे करते हैं कि नहीं करते हैं, ओके, तो बस इतना ध्यान रखिए, किराया क्या है, तो किसी भी वस्तु या किसी भी वस्तु का उपभोग करने के परिणाम स्वरूप वस्तु के स्वामी को दी जाने वाली धनराशि क्या कहलाती है, किराया कहलाती है, ठीक है, ओके। बोनस क्या है, तो बोनस सरकारी या गैर सरकारी संस्थाओं में वर्ष में एक बार वेतन के अतिरिक्त दी जाने वाली धनराशि को क्या कहते हैं, बोनस कहते हैं, जैसे आपकी सैलरी मान लीजिए आप लोग TGT में जा रही हैं, ठीक है, या आप LT ग्रेड और TGT एक ही है, ठीक है, तो आप उसमें जा रही हैं तो आपकी सैलरी 60,000 रहेगी, स्टार्टिंग आपकी 60,000 से रहेगी, ग्रामीण में हो रहा है तो 55-56 ऐसे रहेगी, ठीक, तो आपका साल में एक बार, अब चाहे वो दिवाली का बोनस मान लीजिए उसको, चाहे आप कुछ भी मानिए, एक बार 60 की जगह 65,000 आ जाएगा, तो वही जो 5,000 बढ़ा है वो हमेशा नहीं आएगा, हमेशा आपकी जो सैलरी वो 60,000 वाली है, लेकिन एक बार वो जो 5,000 ज्यादा आ गया, आप चाहे त्योहार का बोनस मान लीजिए या कुछ भी कहिए उसे, तो वो ही क्या कहलाता है, जो अतिरिक्त धनराशि आई है, वर्ष में एक बार आती है जनरली, ठीक है,
ओके, उसको क्या कहा जाता है, बोनस कहा जाता है। रॉयल्टी क्या है, तो रॉयल्टी को पारिश्रमिक कहा जाता है, ठीक है। रॉयल्टी को क्या कहा जाता है, तो रॉयल्टी को कहा जाता है पारिश्रमिक, ठीक है। ओके, रॉयल्टी को क्या कहते हैं, तो इसे कहा जाता है पारिश्रमिक। और ये होता क्या है, तो रॉयल्टी आपका एक, ठीक है जी, रॉयल्टी क्या होता है ये भी सुन लीजिए। अरे भैया मुझे इसको मिटाना है। रॉयल्टी क्या होता है, आप ये भी एक बार ध्यान लीजिए। किसी भी किताब लिखने वाले लेखक को, ठीक है, किसी भी किताब लिखने वाले लेखक को, या जो म्यूजिशियन होते हैं, वो जो गाना गाते हैं उसके बदले, जो मूर्तिकार हैं मूर्ति के बदले उनको जो धनराशि दी जाती है, ठीक है, उसी धनराशि को क्या कहते हैं, तो उसी उसी धनराशि को क्या कहा जाता है, उसे ही हम लोग रॉयल्टी के नाम से जानते हैं। कहाँ गया हमारा पेज, मेरी बात इतनी क्लियर है कि नहीं, रॉयल्टी पता चला। ठीक है, तो ये आपका रॉयल्टी हो गया। अच्छा, फिर इसके बाद देखिए पेंशन क्या है, तो पेंशन की जो सुविधा है अब तो क्या कर दी गई है, पेंशन की सुविधा तो अब खैर समाप्त हो रही है। पेंशन होता क्या है वो सुन लीजिए। पेंशन, जब आप रिटायर हो जाते हैं तो आप भी, अभी आप लोग नौकरी में हैं, 60 साल तक 62 साल तक आप नौकरी करेंगी, ठीक है, और आप उसी नौकरी में अपनी सारी आवश्यकताओं को पूरा करेंगी, सारी उत्तरदायित्व जिम्मेदारियों को पूरा करेंगी। 60 साल बाद अगर आपको बिल्कुल ऐसे छोड़ दिया जाए, ठीक है, आपको बिल्कुल धनराशि ना दी जाए, तो क्या होगा, आपको जीवन अपना व्यतीत करने में प्रॉब्लम होगी। तो गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ धनराशि देती है, ठीक है, गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ धनराशि देती है, और वो जो धनराशि दे रही है वो तब तक देगी जब तक कि आपकी मृत्यु नहीं हुई। हालांकि अब पेंशन खत्म हो गया है, कुछ कुछ जगह पे फिर से पेंशन आ गई है, ठीक है। तो उस धनराशि को जो सेवानिवृत्ति के बाद एक व्यक्ति को जीवन पर्यंत मिल रहा है, जो कि उसके वेतन का आधा होगा, अगर आपकी सैलरी 50,000 है तो वो आपका जो पेंशन होगा वो 25,000 होगा, ठीक है, उसे ही क्या कहते हैं, पेंशन कहते हैं, ठीक। अच्छा, इसके बाद देखिए एक आपके पास है ग्रेचुटी। ग्रेचुटी क्या है, ग्रेचुटी, जब आप लोग, ठीक है, ओके, हाँ, जब आप लोग क्या होंगे, रिटायर हो जाएंगे, मतलब आपका नौकरी खत्म हो गया, तो आपको फिर नौकरी के बाद, नौकरी तक तो आपको सैलरी मिल रही थी, वेतन मिल रहा था, लेकिन नौकरी के बाद क्या होगा, नौकरी के बाद आपको आजीवन एक धनराशि दी जाती है, उसको कहा जाता है पेंशन, जो आपकी सैलरी से ही कट कट करके बना होता है, और गवर्नमेंट उसमें कुछ अपना हिस्सा भी मिलाती है, ठीक है। उसके साथ ही साथ देखिए ना, आपको ग्रेचुटी एक साथ मिलती है, जैसे कैसे सुना है आपने कि और पापा रिटायर हुए थे तो उनको पैसा मिला था 15 लाख, तो और उसी में कुछ और पैसा जोड़ के हमने जमीन खरीद लिया, या वही रिटायरमेंट का पूरा पैसा था जिससे हमारी बहन की शादी हुई, होता है, बताइए। ओके, नहीं, जीपीएफ और ग्रेजुटी एक ही है, नहीं, क्लियर, अलग अलग है, ठीक है। तो आपको जो एक साथ रिटायर होने के बाद एक साथ जो धनराशि मिल रही है उसको ग्रेचुटी कहते हैं। उपहार क्या है, कोई गिफ्ट दे दिया आप, ठीक है, आपका बर्थडे है, आपकी एनिवर्सरी है, आपकी मम्मी आपको चेन दे दी, या 10,000 का लिफाफा पकड़ा दी, 5,000 का लिफाफा पकड़ा दी, कुछ ऐसा हो गया, तो ये उपहार भी क्या है, आय ही है, ठीक। लॉटरी, ये अनिश्चित आय का, ठीक है, ये क्या है, यह आपका अनिश्चित आय का एक साधन है, या एक अनिश्चित आय का एक स्रोत है। इसमें क्या होता है, इसमें या तो आपको क्या किया जाएगा, या तो आपका लग जाएगा लॉटरी, या तो नहीं लगेगा, तो ये एक आय का अनिश्चित स्रोत है। भत्ता क्या है, तो गवर्नमेंट कुछ विशेष मदों पर अतिरिक्त धनराशि देती है। जैसे मैंने अभी बताया था कि टीजीटी में अगर आप शहर में हैं तो आपको 60,000 मिलेगा, लेकिन अगर आप गांव में हैं, ठीक है, ओके, लेकिन अगर आप गांव में हैं तो आपको 55,000 ही मिलेगा, क्योंकि शहर में महंगाई भत्ता ज्यादा है। आपका यातायात का भत्ता हो सकता है, बेरोजगारी भत्ता हो सकता है, बताइए, ठीक है। तो आपका यही भत्ता हो गया। छात्रवृत्ति, आप लोगों को कन्या धनराशि वाला मिला है कभी,
अखिलेश यादव के जी के टाइम में था, जब साइकिल बंट रही थी लड़कियों को? नहीं तो भी आप लोग बीएड किए होंगे तो बहुत सारे लोगों को छात्रवृत्ति मिली हुई होगी। तो वो भी क्या है, आय का साधन है। आप रिसर्च करने जाती हैं, आप जेआरएफ रहती हैं, तो भी आपको स्कॉलरशिप मिलती है, आय आपको मिलती है। ठीक है, पैतृक संपत्ति है, मम्मी पापा का जो भी कुछ है सब किसका है, आप ही लोगों का तो है। ठीक, तो पैतृक संपत्ति भी क्या हो गई, आपकी आय का एक स्रोत हो गया। ऐसे ही ब्याज है, आपने बैंक में पैसा रखा हुआ है ना, 5 लाख बैंक में रखा है, बैंक आपको उस 5 लाख पर 5,000 रुपया दे रही है हर तिमाही, या समझ में आया, मतलब ब्याज आपने पैसा रखा हुआ है, उस पर आपको मिल रहा है इंटरेस्ट। ये आय के क्या हो गए, स्रोत हो गए। अब इतना आप लिखिएगा, ठीक है, इतना आप बना दीजिएगा। अब ये बताइए, क्या इतनों को डील करने का समय आपके पास रहेगा, या इतना स्पेस रहेगा? नहीं रहेगा। तो आप इतना जब बना देंगी ना सेम ऐसे ही, तो कॉपी अच्छी भी लगेगी, और वो जो पढ़ने वाला वो समझ भी जाएगा कि हाँ, इसको आय के लमसम लमसम स्रोत पता भी हैं। यहाँ पे आपने 10, 12, 15 स्रोत बता दिए हैं। ठीक, फिर चूंकि लॉन्ग में आया है ना, तो आपको क्या करना है, 1, 2, 3 जितना आपके पास जगह बच रहा है उतने में आप जितना डील कर पाए कर दीजिए। आपको यही चीज लिख देना है, जैसे आप देखिए वेतन लिखा हुआ है, ठीक है, तो जिस कार्य को करने में मानसिक श्रम लगता है उसके प्रतिफल में मिलने वाली आय वेतन कहलाती है। मजदूरी, जिस कार्य को करने में सिर्फ श्रम लगता है उसके प्रतिफल में मिलने वाली आय मजदूरी कहलाती है। ठीक है, मजदूरी 2 प्रकार की होती है, आप चाहे लिखें, नहीं तो नहीं लिखेंगे तो कोई भी कोई इशू नहीं है। लगान, तो लगान वह भुगतान होता है जो भूमि के स्वामी को उसके प्रयोग के बदले दिया जाता है। किराया, किराया शब्द का अर्थ है उस भुगतान से जो वस्तु के प्रयोग करने के बदले मालिक को दिया जाता है। ठीक है, ओके, ठीक है। इसके बाद बोनस, देखिए, कुछ व्यावसायिक संस्थानों या कंपनियों के कर्मचारियों में वेतन के अतिरिक्त वर्ष में 1 बार या 2 बार दी जाती जो धनराशि है उसको बोनस कहते हैं। रॉयल्टी, तो रॉयल्टी को पारिश्रमिक कहा जाता है जो लेखक को उसके द्वारा लिखी गई पुस्तक के प्रतिफल के रूप में मिलता है। ठीक है, पेंशन, तो नौकरी से सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों को प्रतिमाह एक निश्चित धनराशि दी जाती है, उसे पेंशन कहते हैं, इतना बहुत है। ग्रेचुटी, तो इसे अनुग्रह दान कहते हैं। नौकरी के बाद वेतन से हर माह कुछ धनराशि काट ली जाती है और उस धनराशि में सरकार अपना कुछ अंश मिला देती है जो व्यक्ति को सेवानिवृत्ति के बाद एक साथ एक मुश्त दी जाती है, उसी को क्या कहते हैं, ग्रेचुटी कहते हैं। ठीक है, अब आपको मैंने यहाँ 8 का डिटेल बताया है, लेकिन आप 8 लिख नहीं पाएंगी, आप मुश्किल से वो ग्राफ जरूर बना दीजिएगा। और आप 3 भी डील कर ले रही हैं, 2 डील कर ले रही हैं, 4 डील कर ले, इट इज इनफ। ठीक है, इसके बाद आपका धन प्रबंधन का महत्व था, ये आपने प्रकार देख लिए और आपने देखा था कि आय के स्रोत कौन कौन से हैं। महत्व देखिए तो पॉइंट पॉइंट में लिख दीजिएगा। ठीक है, अगर डील करने के लिए आए तो अलग बात है। आपको इतना ध्यान रखना है कि क्वेश्चन किस में पूछा जा रहा है, लॉन्ग में पूछा जा रहा है कि शॉर्ट में पूछा जा रहा है, उसी हिसाब से आप लिखेंगे। ठीक है, ओके। तो आर्थिक संतुलन बनाए रखना, बचत की आदत विकसित करना, पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना, कर्ज व ऋण से बचाव, मानसिक तनाव में कमी, जीवन स्तर में सुधार, भविष्य की सुरक्षा, राष्ट्रीय विकास में योगदान। ठीक है, ये आपने क्या लिख दिया, पारिवारिक आय के महत्व हो गए। ठीक है, ग्रेचुटी एक बार ही मिलता है, हाँ एक बार मिलेगा। ओके, ये आपने इतना लिख दिया। अब आपका आ गया निष्कर्ष। ठीक है, तो निष्कर्ष स्वरूप आप क्या लिखेंगे, धन प्रबंधन गृह प्रबंधन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पक्ष है। यह न केवल परिवार की वर्तमान आवश्यकताओं को संतुलित करता है बल्कि भविष्य को भी सुरक्षित बनाता है। सीमित आय से अधिकतम संतोष और सुख प्राप्त करने के लिए धन का योजनाबद्ध, सोच समझकर और अनुशासित उपयोग अनिवार्य होता है। हो गया, ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया। आपने क्या देखा है, आपने देखा है धन प्रबंधन क्या है, आय क्या है, आय के प्रकार अगर पूछा जाए तो हमें क्या करना है, आय धन प्रबंधन का महत्व पूछा जाए तो हमें क्या करना है, आय के स्रोत पूछे जाए तो हमें क्या करना है। ठीक है, और निष्कर्ष आप लिखेंगी ही लिखेंगी। अब निष्कर्ष हेडिंग डालें तो भी ठीक है, नहीं डाल रही है तो भी आपको कंक्लूजन एक देना ही होगा। ठीक है, ये पूरा आपका जो कल हमने काम दिया था उससे संबंधित चीजें थी। ठीक है, अब मैं आपको ये वाली
चीज क्यों दिखा रही थी, जो यहाँ पर दिया गया है वृंदा सिंह मैम के द्वारा। ये देखिए, मैं इसको क्यों दिखा रही थी, ये सुन लीजिए, ठीक है। ओके, अब इसको सुन लीजिए। देखिए, कई बार पूछा जाएगा, और आप ये मान के चलिए कि कोई सिर पैर नहीं होता है लॉन्ग आंसर का, कुछ भी कहीं से भी जोड़ के बन सकता है। लेकिन जब आप चैप्टर पढ़ रही हैं और लिखने की क्लास सीख रही हैं, तो आपके लिए सब आसान होना चाहिए, ये भी एक सच है, ये आप एक्सेप्ट करें। आप इतने एबल हो, आप अपने मन से क्वेश्चन बना के आंसर लिखने की कोशिश करिए, ठीक है। अब देखिए, धन प्रबंधन है, विशेषताएं ये रही। राष्ट्रीय आय, परिवार के सदस्यों की शिक्षा, योग्यता, श्रमशीलता, शिक्षा, व्यवसाय, पारिवारिक जीवन चक्र, तकनीकी एवं औद्योगिक विकास, अनुकूल प्राकृतिक परिस्थितियां, राष्ट्रीय आय का असमान वितरण, ये सब क्या है, विशेषताएं हो गई। फिर इन्होंने प्रभावित करने वाले कारक बताए हैं, ठीक है, जो आपका पारिवारिक आय उसको प्रभावित करने वाले कारक क्या है, तो मुद्रा की क्रय शक्ति, कुशल गृह प्रबंधन, परिवार की कुल आय, सामुदायिक सेवाओं का उपयोग का ढंग, ठीक। इसके बाद देखिए, प्रकार लिखा हुआ है, मौद्रिक, वास्तविक, मानसिक, और वास्तविक में आपके दो हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष। जबकि स्रोत की बात की गई थी, तो स्रोत में देखिए छात्रवृत्ति है, वेतन है, मजदूरी है, लगान एवं किराया है, ब्याज है, भत्ता है, लाभांश है, बोनस है, रॉयल्टी है, पेंशन है, ग्रेचुटी है, उपहार है, ठीक है, लॉटरी है। ये सब क्या हो गए, ये सब आय के साधन है, ठीक है। ओके, जबकि अगर हम आय वृद्धि के साधन पढ़े, तो आप कोई भी, आप कैसे अपने घर का आय बढ़ा सकती हैं, साधन क्या है, तो आप घर पे ही गृह या लघु उद्योग धंधे खोल सकती हैं, ठीक है। ओके, समय का मितव्ययता पूर्वक उपयोग करिए, टाइम बचाइए, तो तभी आप दूसरे को यूटिलाइज कर पाएंगे। धन की मितव्ययिता, सोच समझ के खर्च करिए, फिजूल खर्ची मत करिए। खाद्य पदार्थों का संरक्षण एवं भंडारण करिए, जो सीजन में जो चीजें सस्ती हैं, जैसे अभी टमाटर सस्ता हो गया है, ठीक है, तो आप उस टमाटर का सॉस बना के रख सकती हैं। ओके, बच्चों को टमाटर का सेवन ज्यादा करवाइए, उनका भाई टमाटर में भी तो न्यूट्रिशनल उसकी वैल्यू अच्छी है, तो आप मौसम वाली चीजें खाइए, ये सारी चीजें। धन का उचित विनियोग करिए, अगर पैसा बच रहा है तो उसको टोकरी में, बटुए में मत रखिए, बैंक में जमा कर दीजिए, कुछ एफडी ले लीजिए, आरडी ले लीजिए, ताकि पैसे से पैसा आए। पूछा गया ना आपसे, धन प्रबंधन का सही तरीका कौन सा नहीं है, बटुआ, बटुआ धन प्रबंधन का सही तरीका नहीं है, ठीक है। तो आप धन को क्या कर दीजिए, धन का उचित विनियोग करिए, श्रम एवं बचत के साधनों का उपयोग करिए, बागवानी करिए, गृहिणी का कुशल प्रबंधन भी बहुत जरूरी है, बजट बनाइए, रहन सहन को ऊंचा उठाने का प्रयत्न करिए, ये आपका हो गया, ठीक है। ओके, चलिए। अच्छा, इन सब के बाद एक चीज ध्यान रखिए, कभी, हालांकि आपका एग्जाम में आया ही क्वेश्चन है, अगर आपको कहीं जगह मिले तो आप उसको मेंशन कर सकती हैं, वो है क्या, वो आपका यहाँ पे ये रहा, पूछा गया है आपसे, हालांकि 22 जनवरी बीपीएससी में ही पूछा गया है, ठीक है, आपका 2024 वाले एग्जाम में, कि धन प्रबंधन का 3C क्या होता है, ठीक है। ओके, धन प्रबंधन का 3C क्या होता है, सुन लीजिए। एक है कैपेसिटी, दूसरा है कैपिटल, और तीसरा है कोलेट्रल, ठीक है। यही धन प्रबंधन के 3C हैं। आप लिखते लिखते कहीं पर नोट डाल करके, स्टार बना करके, या एक लाइन में ही कहीं आप मेंशन कर सकती हैं, क्योंकि ये चीजें रनिंग मोड में है, ठीक है। तो धन प्रबंधन का, मनी मैनेजमेंट का 3C क्या होता है, तो 3C में आपका कैपेसिटी आता है, कैपिटल आता है, कोलेट्रल आता है। कैपेसिटी मतलब क्षमता। आप ये बताइए कि अगर आप मैनेजमेंट कर रही हैं, तो आपको पता होना चाहिए ना कि आपकी क्षमता कितनी, आप कितना खर्च कर सकती हैं किस मद पर। तो सबसे पहली बात तो आपकी कैपेसिटी कितनी, आपकी क्षमता कितनी है। दूसरा, कैपिटल, आप किसी भी काम को करने के लिए कितना पैसा लगा रही हैं, ठीक है, उसको कहा जाता है कैपिटल, ठीक। और आपके पास है एक कोलेट्रल, अगर आप
आपकी हानि हो गई, आप कोई भी किसी भी काम में पैसा लगाई, ठीक है, तो उसको उसकी वसूली कैसे आप कर पाएंगी? मतलब समझ में आया है? जैसे मान लीजिए मैंने कहीं से लोन लिया है, ठीक है, मैंने कहीं से लोन लिया, कहीं से क्या, बैंक से लोन लिया, और मैंने बताया कि मुझे बिजनेस शुरू करना है, ठीक है। तो पहले बैंक वाला ऐसे ही नहीं मुझे 2-4 लाख का लोन दे देगा, वो देखेगा कि इस व्यक्ति की कैपेसिटी कितनी है, इसकी क्षमता कितनी है, क्या ये लोन भर पाएगा कि नहीं भर पाएगा। जिस काम के लिए ये लोन ले रहा है, इसमें इसकी खुद का कैपिटल कितना है, खुद का कितना पैसा ये लगा रहा है। इन केस जो बिजनेस ये शुरू कर रहा है नहीं उसको संपादित कर पाया, नहीं वो चला, तो गिरवी वर्ड सुने, गिरवी रखना, तो कोलेट्रल मतलब वही, क्या आप गिरवी रखे हैं कि अगर मैं नहीं कर पाई, अगर मैं बैंक का लोन नहीं चुका पाई, तो बैंक मेरी क्या ले लेगी, मेरी कोई जमीन ले लेगी, मेरी कोई गाड़ी पे मैंने लोन ले लिया, मेरी कोई पॉलिसी है मैंने उस पे लोन ले लिया, ठीक है, ओके, ठीक है। चलिए, तो आपका धन प्रबंधन में 3 जो सी है वो क्या है, आपका कैपेसिटी, कैपिटल और कोलेट्रल है। इसको आप कहीं पर मेंशन कर दीजिए तो भी ठीक है, नहीं करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, बट कर देंगे तो थोड़ा सा प्रभाव अच्छा बनता है, इसलिए आपको ये दिखाएं। चलिए, उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अब आपकी ड्यूटी क्या है, जितना भी क्वेश्चन मैंने आपको भेजा था ना, आज आपने मतलब अभी आप देखेंगे, ठीक है, ओके, आप सबको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, और वही क्वेश्चन है जो आपके टॉपिक में जो आप पढ़िए उसमें कवर हो जाएंगे, ठीक। आइए अब थोड़ा सा आप लोगों का भी देख लिया जाए जो आप लोगों ने काम किया है। चलिए, विजुअल है, आप एक्चुअली सबसे बड़ी बात होती है ना कि यहाँ पे दिखाने में विजुअल भी नहीं हो पाता है प्रॉपर। चलिए, अब दिख रहा होगा, ठीक है, अब दिख रहा होगा। धन व्यवस्थापन क्या है, आप मुझे बताना है कमियां, मैं चैट ऑन करी हूँ, लेकिन प्लीज फालतू कमेंट मत कर लेने लगेगा। आप लोग इतना फालतू कमेंट करने लगते हैं कि फिर उसके बाद से फिर मुझे ऑटोमेटिकली अब चीजों को चेंज करना पड़ जाता है, ठीक है। चलिए, धन व्यवस्थापन क्या है, इसके महत्व को बताइए तथा आय के प्रकार को समझाइए था, ठीक है। आंसर देखिए, इन्होंने लिखा है धन व्यवस्थापन का अर्थ है, पहली बात, कहां पर कॉमा लगता है, कहां पर पूर्ण विराम लगता है, ये चीजें सीखनी होंगी। आप लोगों में से किसी न किसी की कॉपी ये होगी ही, ठीक है, आप लोगों के द्वारा भेजी गई कॉपियां हैं, ठीक है। तो देखिए, आपको ये समझना होगा कहाँ कॉमा लगता है, कहाँ पूर्ण विराम लगता है। धन व्यवस्थापन का अर्थ है अपने वित्तीय संसाधनों, आय का सही तरीके से बजट बनाना, खर्च करना, बचत करना, निवेश करना, ताकि अल्पकालिक और दीर्घकालिक वित्तीय लक्ष्य प्राप्त दीर्घकालिक वित्तीय लक्ष्य प्राप्त किए जा सकें। यह प्रक्रिया धन की सुरक्षा, कौमा उसे बढ़ाने और वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने में मदद करती है। आपको पता है इनका क बहुत गड़बड़ है, ये जो क बना रही हैं, ये जानते क्या लग रहा है, ये व लग रहा है, वार्ती। आप हर जगह देखना जहां पे भी इन्होंने क लिखा है, तो जहां पर ऊपर सटा दिया है, ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पे सही लिखा है, यहाँ पे नहीं दिक्कत है, लेकिन जहां पर इन्होंने ऊपर कर दिया है क, जहां पर भी लिख रहे, जैसे देखिए ये, तो ये थोड़ा सा, ठीक है, ये थोड़ी सी चीजें ध्यान रखिएगा, बाकी इन्होंने लिखा क्लियर है, ठीक। फिर धन व्यवस्थापन का महत्व देखिए, अगला पॉइंट इन्होंने लिखा है, अच्छा लिखा है, कर्ज मुक्त जीवन, वित्तीय सुरक्षा, ठीक है, कर्ज मुक्त जीवन, वित्तीय सुरक्षा, लक्ष्य की प्राप्ति, धन में वृद्धि,
तनाव मुक्त भविष्य, और इसको थोड़ा थोड़ा इन्होंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है। ठीक है, ओके। इन्होंने क्या कर दिया है, इन्होंने इसको एक्सप्लेन भी किया हुआ है, जो अच्छा किया। मैं आपको अच्छी कॉपी दिखा रही हूँ, मतलब जो जिन्होंने सही से लिखा हुआ है। ठीक, तो एक तो इन्होंने ये पूरा 5 पॉइंट लिखे हैं, आप देख पा रही हैं। ठीक है, अच्छा, फिर इन्होंने आय के बारे में बताया है। आय से आ से उन सभी लाभ एवं सेवाओं के प्रकार से है, इनको ये समझना पड़ेगा, इनको पूर्ण विराम और कॉमा थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, जो एक परिवार को एक निश्चित समय से प्राप्त होता है। पारिवारिक आय में मुद्रा के अतिरिक्त उन सभी वस्तु एवं सेवाओं का समावेश होता है जो एक परिवार को उपभोग के लिए प्राप्त होता है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद देखिए इन्होंने आय के प्रकार भी बताए हैं और इन्होंने अच्छा आंसर लिखा है, पढ़ने योग्य आंसर लिखा है, लॉन्ग आंसर लिखा है। ठीक है, ओके। फिर देखिए आय के प्रकार लिख दिए हैं, मौद्रिक आय, वास्तविक आय। वास्तविक के इन्होंने दोनों समझाए, मैं आपको बता रही हूँ। देखो जहां पे डाउट रहे उस चीज को मत लिखिए। ठीक है, अगर लिख रही हैं तो अब पूछा ही गया है। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो आप वास्तविक आय लिख करके आत्मिक आय पे भी आ सकती हैं। ठीक है, ओके। ठीक है, तो अब आपका क्या हो गया, ये आपका मौद्रिक आय है, देखिए जो मुद्रा के रूप में दी जा रही है। वास्तविक आय वह आय है जो कि वस्तुओं या सेवाओं द्वारा प्राप्त होती है। अच्छा, इन थोड़ा सा जब आप अपनी कॉपी, मैं कल भी आपसे कही थी कि जब आप लिखा करिए तो अपनी कॉपी अपने घर में किसी को दे दीजिए, वो व्यक्ति पढ़े। अब अगर वो पढ़ेगा तो उसको यहाँ पे दिक्कत होगी। वो प्राप्त, ये जहां जहां भी प्राप्त लिखी है ना, आप देखिए कैसे लिख रही हैं, प्राप्त, और जहां भी आप देखिएगा प्राप्त में वो दिक्कत आएगी ही आएगी। ये आप जहां भी आपको दिख रहा हो प्राप्त, ठीक है, ये प्राप्त, समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है, अनुष्का जी मेरी कॉपी है। ठीक है बहन, ध्यान से सुन लो। अब देखिए आपको खुद लग रहा होगा कि कुछ वर्ड ऐसे हैं जो, मतलब एक, हर जगह वो चीज है। ठीक है, क्लियर? हम्म, इतना लिख लिया। और फिर इसके बाद इन्होंने आत्मिक आय लिखा हुआ है, आत्मिक गलत लिख दिया है। थोड़ा सा ग्रामेटिकल चीजें भी ध्यान रखिए। ठीक है, जो ग्रामेटिकल चीजें होती हैं, जैसे ये आत्मिक गलत लिखा हुआ है, ये त के उधर ये रहेगा, तो आत्मिक आय। फिर उन्होंने जो लिखा है वो बिल्कुल ठीक लिखा है। व्याख्या में लिखिए, देखिए धन व्यवस्थापन का मुख्य उद्देश्य व्यक्तिगत वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करना। अब ये व्यक्तिगत, व्यक्तिगत मतलब जानते हैं क्या होता है, जो सिर्फ आपका अपना हो। ठीक है, जबकि परिवार जो है वो व्यक्तिगत में नहीं आता है। व्यक्तिगत मतलब सिर्फ मैं। ठीक, तो देखिए धन व्यवस्थापन का मुख्य उद्देश्य व्यक्तिगत वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संपत्ति का संरक्षण, विकास, रणनीतिक योजना बनाना है। ठीक है, फिर धन व्यवस्थापन के माध्यम से व्यक्ति वित्तीय अस्थिरता को कम करके मानसिक शांति प्राप्त कर सकता है। अच्छा लिखा है इन्होंने, जो भी लिखा हुआ है ये अच्छा लिखा हुआ है। ठीक है मैम, चैट नहीं खुला, अच्छा ठीक है। ओके, ये आप देख पा रहे हैं इन्होंने बढ़िया कोशिश की है और ये इन्होंने लिखा भी अच्छा है। अब अगर ये क्या करती, अच्छा देखिए इनका टोटल कितने पेज में आंसर हुआ है, और ये आपका, अगर इन्होंने वर्ड काउंट किया होगा तो आप देख भी पाएंगी। ये देखिए यही इनका पूरा है, एक पेज में ये रहा। ठीक है, जिसमें इन्होंने ये लिखा था, आय या धन प्रबंधन क्या है, इसके महत्व को बताया था। आय के, अच्छा ये देखिए, ये लाइन के बाहर कुछ मत लिखा करिए। ये जो आप लोगों ने ये आपने जो बाहर लिख दिया है ना, जैसे आपने स्केलिंग की हुई है कॉपी पे, तो ये देखिए इसके बाहर लिखने से बचा करिए, कुछ मत लिखा करिए, इसके अंदर ही लिखा करिए। ठीक है, जो भी लिखना है इसके अंतर्गत लिखना है। इन्होंने लॉन्ग आंसर लिखा है, ठीक, लेकिन इन्होंने कई सारे क्वेश्चन के आंसर दे दिए हैं। इन्होंने गृह प्रबंधन क्या है, इसके महत्व को समझाइए, तब तब तो ये लिखने की जरूरत नहीं ना है आय के प्रकार वगैरह। ठीक है, तब आपका अपने आप शब्द कम हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है गृह प्रबंधन क्या है, इसके प्रकार को बताइए, तब आपको महत्व लिखने की जरूरत नहीं है, तो घटेगा ना शब्द। इन्होंने लिखा बहुत अच्छा है। आप लोगों के दिमाग में अगर ये आ रहा हो कि वर्ड बहुत ज्यादा है, तो नहीं, इन्होंने 2-3 क्वेश्चन को मिलाया हुआ है। जब आपको ये चीज मैं बताती हूँ ना कि क्वेश्चन जो पूछा जाए, अब जैसे मैंने क्वेश्चन में ही 3-4 चीजें डाली थी ताकि आप लिखें, गृह व्यवस्थापन क्या है, इसके महत्व को बताइए, आय के प्रकार को समझाइए, तो मैंने 3-4 चीजें खुद ही डाल दी हैं। ठीक है, तो जब 3-4 चीजें मैंने डाली हैं तो आंसर भी वो लेंदी होता जाएगा, अदरवाइज इनका आंसर आपके शब्द सीमा में आ जाता। और अगर 100 वाले में लिखना है, 125 वाले में लिखना है, तो आपको क्या करना है, ओके, आपको इतना डिटेल को थोड़ा और कम करना है। हालांकि इन्होंने लिखा सही है,
इन्होंने कुछ फालतू का नहीं लिखा है, जो काम का है टू द पॉइंट लिखा हुआ है। ये कॉपी अच्छी कॉपी, अगर आप ऐसा लिखे हैं तो बढ़िया है। ठीक, चलिए अब दूसरे की भी देख लेते हैं और किसकी है जो अच्छी कॉपी है, वो मैं बता रही हूँ आपको। ये देखिए, ये पहले का इन्होंने भेजा हुआ है। ठीक है, गृह प्रबंधन में मूल्य लक्ष्य मानक का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसके महत्व की विवेचना कीजिए। ठीक है, ओके, ठीक है। अब देखिए, गृह प्रबंधन एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया है जिसका सर्वोत्तम उपयोग करके पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति की जाती है। प्रायः गृह प्रबंधन को प्रेरणा उत्प्रेरक तत्व ही देते हैं, इसमें जिससे प्रेरित होकर व्यक्ति कार्य करने को अग्रसर होता है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, धन प्रबंधन में मूल्य लक्ष्य मानक पर स्पष्ट करिए। अब देखिए, इन्होंने ये क्या कर दिया, थोड़ा सा गृह प्रबंधन को एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, गृह प्रबंधन के उत्प्रेरक तत्व तो यहाँ पर इन्होंने लिखे हुए हैं, वो जो बनाया है ठीक बनाया है। मूल्य को इन्होंने परिभाषित कर लिया है, मूल्य वे आंतरिक कारक हैं जो मनुष्य को लक्ष्य प्राप्ति करने में दिशा निर्देश करते हैं। ठीक है, मूल्य त्रिकोण में केंद्र पर होता है, ये आत्मगत होता है, मानव व्यवहार को प्रेरणा प्रदान करता है ना, उसका आधार है, ऐच्छिक है। ये कुछ विशेषताएं इन्होंने क्या कर दी, डाल दी हैं। ठीक है, बताइए, ये क्या कर दी इन्होंने, कुछ विशेषता, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सब विशेषताएं हैं। आत्मगत है, ओके, परिवर्तित हो जाता है, क्लियर। ठीक, नहीं कोई भी कॉपी अंकिता वर्मा जी आप ले सकती हैं। फिर इसके बाद अगला देखिए, इन्होंने क्या लिखा हुआ है, मूल्य की विशेषताएं लिख दी हैं। ठीक है, मूल्य आंतरिक होते हैं, आत्मगत ऐच्छिक होते हैं, इसकी प्राप्ति, लक्ष्यों की प्राप्ति के केंद्र बिंदु होते हैं, मूल्य दिशा प्रदान करते हैं, कुछ कुछ ये सब लिख दिया। पार्कर को भी इन्होंने ऐड किया है, बहुत अच्छा काम किया है। वैल्यू की बात हो रही है तो पार्कर को जरूर लिख दीजिए, आए चाहे ना आए। ठीक है, तो पार्कर ने को इन्होंने बता दिया, और ये भी बता दिया कि इन्होंने बताया क्या है, और फिर इन्होंने जो मूल्य के प्रकार है पार्क के अकॉर्डिंग वो लिख दिया। फिर मूल्यों के पूरे प्रकार इन्होंने बता दिए। देखिए, ये भी एक अच्छा तरीका है। अब इन्होंने एकदम से ग्राफ भी नहीं बना दिया है, एकदम से इन्होंने, ठीक है, एकदम से मतलब एकदम जैसे होता है ना पैराग्राफ, एकदम बोरिंग पैराग्राफ कर देना, तो वो भी नहीं किया हुआ है। और यहाँ पर इन्होंने क्रियात्मक मूल्य के कुछ प्रकार भी बता दिए हैं। ठीक, अच्छा, इसके बाद देखिए, मैकी के 4 संसाधन बता दिए, हालांकि ये आवश्यकता से अधिक लिख रही हैं। अब इन्होंने जो लिखा है, ठीक है, ये अब ये आवश्यकता से अधिक लिख रही हैं, इतनी की इनकी जरूरत नहीं। इसके पहले वाली जो कॉपी बनाई थी वो एग्जैक्ट मतलब लिखा हुआ था जो भी चीज थी। ये इन्होंने ये भी लिखा, अच्छा लिखा है इन्होंने भी, लक्ष्य के पूरे प्रकार लिख दिए, निकल डार्सी लिख दिया, अस्तर लिख दिया। लिखने का तरीका इनका बहुत बढ़िया है, लिखा इन्होंने सब शब्द बहुत बढ़िया है। लेकिन ये इनको ध्यान में रखना हो, किस कॉपी है हालांकि, बताइए आप लोग, मतलब ये किसकी है मैम कॉपी, ऐसी ये कॉपी प्लेन ही है। ये जो लाइन दिख रही है वो मैंने ब्राइटनेस कम की है ना, इसलिए आपको लाइन दिख रही होगी, ब्लर दिख रहा होगा। ऐसे कर देंगे तो आप लोग को दिखना बंद हो जाएगा। ठीक है, चलिए, ओके, तो ये देखिए इन्होंने भी अच्छा लिखा हुआ है। अब ये जो लिख रही है ना, अब इन्होंने तो ओवरऑल सब लिखा है, ठीक है, ओवरऑल इन्होंने सब लिख दिया है। लेकिन जब अभी इसको काट छांट के लिखेंगी, अब इन्होंने तो बहुत सारी चीजें बता दी है ना, स्पष्ट करना है, इसका महत्व बताना है, इन्होंने ओवरऑल लिख दिया है। ठीक है, ओके, इन्होंने ओवरऑल लिखा है, उस हिसाब से अच्छा लिखा हुआ है। लेकिन ये चीज ध्यान रखिएगा, जब क्वेश्चन जब आप करने बैठिएगा वास्तविकता में, यहाँ पे तो ऐसे लिखने बहुत अच्छा कर रही हैं, बहुत अच्छा कर रही हैं, आपको एटलीस्ट पता है सब कुछ, आप अपने शब्दों में लिख पा रही हैं, आप जोड़ पा रही हैं। अब जब आप एग्जाम में लिखिएगा तो जो जो पूछा गया है सिर्फ वही बताइएगा, उत्प्रेरक तत्व को पूछा गया तो सिर्फ उत्प्रेरक तत्व बताइएगा, महत्व पूछा गया तो सिर्फ महत्व, अदरवाइज आपने जो लिखा है, जिस भी बच्चे की कॉपी है, बढ़िया लिखा है, प्रयास उनका बढ़िया है। ठीक है, आपने कॉपी को बोरिंग नहीं किया है। ठीक है, आपने कॉपी को एकदम से बोरिंग नहीं कर दिया है कि एकदम कथा ही जैसी लग रही है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो आपने कॉपी में थोड़ा ग्राफ यूज किया, थोड़ा सा डायग्राम बनाया, ये अच्छी बात है, इतना होना चाहिए था। ये इनकी कॉपी हो गई। एक कॉपी और थी शायद,
ये देखिए, अच्छा इन्होंने नाम भी डाल दिया है, ममता वर्मा। अच्छा किया है क्योंकि मुझे पता तो रहेगा। चलिए, इनकी राइटिंग सुंदर है। इस कॉपी को दिखाने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि इनकी जो राइटिंग है ना वो सुंदर है, मतलब आप देख पा रहे होंगे, पढ़ना आसान है। देखिए, इनकी कॉपी मैं इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि पढ़ना आसान है। और इनका जो एक होता है ना, जो मैं बता रही थी, कुछ कुछ बच्चे ऐसे लिखे हैं कि धन प्रबंधन एक, धन एक अमानवीय, इतने में पूरी लाइन भर गई। तो आप ये देखिए, इनकी राइटिंग आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। ओके, इनकी राइटिंग अच्छी है, इसलिए मैं आपको ये कॉपी दिखा रही हूँ। क्योंकि जब राइटिंग अच्छी होती है ना, सब क्लियरली समझ में। अब जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले जो कॉपी आपको दिखा रही थी, उसमें प्राप्त एक जगह नहीं, वो प्राप्त ही अलग सा ऐसे लिख रही थी। इसके पहले जो मैं कॉपी आपको दिखा रही थी, ठीक है। ओके, अच्छा, क ऐसे बन रहा था, और जब ये क अगर ऐसे बनता तो ठीक है, लेकिन जब ये क ये ऐसे एकदम ऊपर चला जा रहा था ना, तो ये व जैसा लगने लग रहा था, जैसे व लिखा है, वो क ना हो करके वो व हो जा रहा था। ठीक है, तो इनकी कॉपी इसलिए अच्छी है क्योंकि बहुत नीट एंड क्लीन है। नीट एंड क्लीन समझ रहे हैं ना, मैंने आपको दो और कॉपी दिखाई है, वो नीट क्लीन नहीं है, वो अच्छी कॉपियां हैं, मैटर कंटेंट बहुत अच्छा लिखा गया है, ठीक है, वो भी कॉपी अच्छी है। इस कॉपी को दिखाने का रीजन ये है क्योंकि इसमें राइटिंग जो बनी हुई है, ठीक है, ये पढ़ने में बहुत ईजी है, बहुत आसानी से आप रीड कर सकते, रीडेबल है, बहुत प्रॉपर। धन व्यवस्थापन क्या है, इसके महत्व को बताइए और आय के प्रकार समझाइए। इन्होंने क्या किया, सबसे पहले प्रस्तावना हेडिंग नहीं डाली है, और अगर नहीं डाली है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर नहीं डाली है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर डाली है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जीवन की गुणवत्ता जिसे धन संसाधनों के बदले प्राप्त किया जा सकता है, केवल इस बात पर निर्भर नहीं है कि कितनी आय उपलब्ध है, अपितु आय की नियमितता और स्थिरता पर यह महत्वपूर्ण रूप से निर्भर करती है। इसलिए स्रोत के रूप में धन के व्यवस्थापन का कौशल सीखना महत्वपूर्ण है। ये इन्होंने प्रस्तावना के तौर पर लिख दिया है, ठीक है। फिर इन्होंने निकिल और डार्सी की बात की है, अच्छा किया है, अगर एक आध आप लिख पा रही हैं, ठीक है। अच्छा, इतनी लंबी चौड़ी परिभाषा लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आपको उन किताब में कोई छोटी, ठीक है, छोटी कोई परिभाषा मिले तो आप लिखिए, क्योंकि ये सब मुश्किल हो जाएगा। अब आप लोगों में से क्या नाम था इनका, ममता जी, जैसे अब आपने ये लिखा हुआ है, अगर आपको याद है इट इज वेरी गुड, नहीं याद है तो आप तो अभी किताब वगैरह से लिख रही हैं, लिख लेंगी, अभी नोट्स में से, किताब में से कहीं से लिख रही हैं, लिख लेंगी। एग्जामिनेशन हॉल में ये आएगा नहीं, नहीं याद रह जाएगा आपको, ठीक। तो आप इसको स्किप कर सकती हैं, ठीक है, या आप इसको किसी दूसरे वे में मर्ज करके लिख सकती हैं। हालांकि अगर एक आध परिभाषा है तो अच्छी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। आपने परिभाषा लिख दिया और फिर उसी धन को और समझाया। धन के व्यवस्थापन का सबसे सामान्य तरीका बजट बनाना है। पारिवारिक बजट में एक निश्चित अवधि में, अब देखिए ये अपने जो मुद्दे हैं ना उससे ये भटक रही हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ बजट बजट की बात नहीं की गई है। ओके, ये अपने मुद्दे से क्या हो रही हैं, थोड़ा सा भटक रही हैं। धन व्यवस्थापन का सबसे सामान्य तरीका बजट बनाना है। पारिवारिक बजट में एक निश्चित अवधि में किसी प्रकार की आय और व्यय का विस्तृत ब्यौरा दिया जाता है। हालांकि आय समान होने के बावजूद किन्हीं दो परिवारों की आवश्यकताएं और इच्छाएं समान नहीं होती हैं। ये इन्होंने ये जो लिखा है, ओके, अब आप मेरी बात समझ रहे हैं ना, ये क्वेश्चन देखिए, धन व्यवस्थापन क्या है, इसके महत्व को बताइए और आय के प्रकार बताइए। और इन्होंने नीचे का पूरा 5 लाइन 6 लाइन दूसरी दिशा में चली गई। अब आप ये बजट की तरफ आ रही हैं, वही नेट वाला हाल हो जाएगा, असर्शन रीजन दोनों से ये, बट व्याख्या स्पष्टीकरण नहीं है, ठीक है। ओके, मेरी बात समझ में आ रही है ना। अब इन्होंने ये वाला जो पोर्शन है, ये यहाँ पर अलग दिशा में इनका आंसर जाने लगा, ठीक है। फिर देखिए इन्होंने महत्व बताया है, ठीक है, आप सीधे ऐसे महत्व भी लिख सकती हैं। महत्व हेडिंग डाला, यह बचत और निवेश को बढ़ावा देता है, जो पूंजी निर्माण का आधार है, बहुत बढ़िया। धन व्यवस्थापन बेहतर जीवन स्तर बनाने में मदद करता है। यह हमें जीवन के अतिरिक्त सबसे अधिक महत्वपूर्ण वस्तुओं की आवश्यकताओं को निर्धारित करने हेतु दबाव डालता है। दबाव वर्ड अच्छा नहीं है, ठीक है। इसके बाद धन व्यवस्थापन हमें अपनी आय की सीमा में रहने हेतु
आवश्यक होता है। धन व्यवस्थापन हमें अपनी आय की सीमा में रहने हेतु आवश्यक होता है। स्टेटमेंट ये थोड़ा सा मतलब लाइन सही नहीं है, बात आप ये कहना चाहत रही हैं वो सही है, लेकिन धन व्यवस्थापन हमें अपनी आय की सीमा में रहने हेतु आवश्यक होता है, मतलब ठीक है, ओके ही है, यहाँ से अगर देखें तो ठीक ही है, ठीक है। फिर यह अनावश्यक व्यय हटाने में सहायक होता है, ठीक है। मतलब इतना पता है, जब आपके पास कई चीजें होंगी तो इतना आप सही से लिख पाएंगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर वो फ्लो बिगड़ रहा था ना, ये जो बजट की बात हो रही थी, ठीक है, वो बजट की बात अब आगे कंटिन्यू तो हुई नहीं, यहीं पर आप कुछ उसके महत्व को लेकर के काम कर देती, ठीक है, और फिर आगे हेडिंग डाल के महत्व लिख देती तो भी चल जाता, बट लिखा बढ़िया है, प्रयास इनका भी बढ़िया है। अब देखिए आय के प्रकार इन्होंने लिखे, मुद्रा या धन आय, वास्तविक आय, मानसिक आय। यहीं पर इन्होंने वास्तविक आय का 2 प्रकार बता दिया, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष। एक्सप्लेन नहीं किया है, बहुत अच्छा किया है, ठीक है, क्योंकि जब आप नीचे एक्सप्लेन कर रही हैं तो इतना इनफ है, या जो अभी पीछे मैंने आपको दिखाया था वो चीज भी एज इट इज बना देती तो भी इनफ था, ठीक, क्लियर है, बताइए। इसके बाद मौद्रिक आय देख लीजिए, मौद्रिक आय को उन्होंने परिभाषित किया है। फिर अब ये मौद्रिक आय कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया है, ठीक है, वास्तविक आय ठीक लिखा, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष डाल दिया, ठीक है, मानसिक आय भी सही लिखा, और अतः निष्कर्ष है कि धन व्यवस्थापन के उपायों को अपनाकर धन एवं अन्य वित्तीय संसाधनों को कई गुना बढ़ाया जा सकता है तथा इसका अधिकतम उपयोग कर संतुष्टि प्राप्त की जा सकती है, ठीक है, ओके। ये देखिए ये कुछ कॉपियां थी, ठीक है, ओके। एआई वाई का यूज नहीं करिए, कोई एआई वाई काम नहीं आएगा वहां पे, ठीक है, ओके। ये सब फालतू काम मत करिए और ना दूसरों को बुद्धि दीजिए करने की, कुछ अच्छा मत बता पाइएगा बुरा बुरा सब बता डालिए ठीक। चलिए, उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। आप लोग भी कुछ ऐसा ही जो आपको यहाँ पे कॉपी दिखा के मैं बता रही हूँ कि हाँ ये चीजें ऐसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, और जो कॉपी एक अच्छी कॉपी है मैं उसको खुद क्या कर रही हूँ, ठीक है, दिखा रही हूँ कि आप ऐसा लिखने की कोशिश करिए, प्लीज आप उस तरीके से कुछ लिखने की कोशिश करिए, शब्दों को अपने हिसाब से बनाइए, ठीक है, क्लियर। चलिए, उम्मीद है आप मेरी बात समझ में पाए होंगे, ठीक है। मैम हमें भी भेजना है, भेज बताया तो था कल एक नंबर, उसी नंबर पे सेंड कर दीजिए। कल वाली क्लास देखिएगा, कल वाली क्लास लास्ट वाला देखिएगा, ठीक है। मैंने बहुत सारी कॉपी देखी, जितनी आप लोगों ने सेंड की थी मैंने सारी देखी हैं, जितनी आपने भेजी थी सारी मैंने देखी है, एक भी कॉपी मैंने छोड़ी नहीं है सुबह तक में, मतलब आप सुबह के बाद भेजोगे तो फिर नहीं देख पाए हैं, उस तक मैंने कल तक की सारी कॉपियां देखी थी, सुबह भी देखी ही थी 2-4 फिर भी, ठीक है, कुछ कुछ रिप्लाई भी दिया था, और जो सही था वो मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है। जया पटेल जी क्लास नंबर 1 से देखिए, तब आपको समझ में आएगा, बीच बीच में से समझ नहीं आएगा, ठीक है। चलिए, अब आपका काम ये है कि आज के इस पीडीएफ में स्टार्टिंग में कई सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है, 6 क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन है, आप उसको अपने अनुसार इन चीजों से सीखते हुए, जो ये बच्चों की कॉपियां हैं इनसे सीखते हुए, इनको देखते हुए आप उसको मेंशन करने की कोशिश करिएगा, ठीक है, ओके। अच्छा, दूसरी बात, कल का होमवर्क सुन लिए, आपको धन प्रबंधन की जब आप बात करते हैं ना, तो अर्नेस्ट एंजल का नियम आता है, आपको सिर्फ बताना है, अब यहाँ पे आप पढ़ ही लिए हैं धन प्रबंधन क्या है, तो वो चीज लिखने की जरूरत है नहीं, ठीक है, आप बस इतना बताइएगा अर्नेस्ट एंजल का उपभोग का नियम क्या है, उसकी विवेचना करिए, ठीक है। मैम पीडीएफ सेंड कर दीजिए आज की, हाँ अभी क्लास खत्म होने दीजिए, और आप लोग कंटेंट में जाके देख लिया करिए, वहाँ पीडीएफ पड़ी रहती है, कल आपको मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों का दोनों सिलेबस भी भेजा था, और आप लोगों को एक मैसेज भी मिला होगा, प्लीज आप सभी लोग पीडीएफ बना के भेजा करिए, जब आप पीडीएफ बना के भेज देंगे तो मेरे लिए देखना आसान रहेगा, अदरवाइज पेज पेज समझ में नहीं आता है, और गैलरी में इतने पेज हो जाते हैं, कम से कम कल हजारों पेज रहे होंगे, तो अब कैसे वो उतना पेज देख मिलेगा, पीडीएफ रहता है तो आज नहीं कल
कल नहीं देखा, परसों देख लिया, या मतलब ये तो है कि हाँ मैं देख पाऊंगी, ऐसे नहीं देख पाऊंगी। ठीक है, तो आपको अर्नेस्ट एंजल का नियम लिखना है, लॉन्ग शॉर्ट दोनों में। ठीक है मैम, 27-28 की डेट की पीडीएफ नहीं मिली है, वर्मा जी आप जा करके देखिए। ठीक है, अच्छा ठीक है, क्वेश्चन लिख देते हैं। एंजल अर्नेस्ट एंजल का नियम क्या है? सविस्तार वर्णन करिए। सविस्तार वर्णन करें तथा तथा दोष को भी, तथा दोषों, दो तीन दोष है, ठीक है, एक तो बचत ही दोष नहीं है, इनके दो तीन दोष हैं, दोषों को भी समझाइए। अब यही क्वेश्चन 4-5 तरीके से बनेगा। अर्नेस्ट एंजल का उपभोग का नियम क्या है? ठीक है, इनके प्रमुख मदों को समझाइए, इनके प्रमुख मदों को बताइए। एक ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि उपभोग का नियम किसने दिया है, नियम को सविस्तार समझाइए, तो आपको बताना होगा अर्नेस्ट एंजल ने दिया है। ठीक है, क्लियर? तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर कल आप लिखिएगा, और प्लीज लिखिएगा। और मेरे पास ना एक पीडीएफ आई है, आप ही लोगों में से किसी ने सेंड की है, मैं चाहती हूँ कि आप लोग उसको सॉल्व करें। आप ये बताएं कि आप वो कर पाएंगे या नहीं आएंगे। ठीक है, टाइम लग जाता है, इतना टाइम उस प्री वाली क्लास में नहीं लगता है। प्री वाली क्लास में बहुत, ये मेंस में थोड़ा टफ है, देखो उसमें नया कुछ नहीं है, नया कुछ नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये क्लास लंबी चलती है, 2.5 घंटे की, 1.5 घंटे की हो जा रही है, 1 घंटा 20 मिनट की हो जा रही है, ये चलेगी। हम्म, आप जरा देखें, अगर आप करना चाहें तो करें, नहीं तो अभी आप सीखिए, आप बाद में करिएगा, ऐसा कुछ नहीं है। प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन पेपर है ये वैसे ये। ठीक है, और करना चाहिए, करना चाहिए, मतलब ये नहीं है कि आपके ऊपर डिपेंड है, बट करिए बढ़िया, देखिए जितना आप करेंगे अपने लिए उतना ही बढ़िया होगा। ठीक है, चलिए, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पीवाईक्यू है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है, कोशिका से आप क्या समझते हैं? कोशिका से आप क्या समझते हैं, इसकी संरचना को चित्र सहित समझाइए। ठीक है, और ये वही है, नौकरी का ही है, मेंस का ही है। ठीक है, क्लियर? पीवाईक्यू है, ये चीज अपने ध्यान में रखे रहिएगा। ठीक है, प्याजे के विकास की कितनी अवस्थाएं, प्याजे ने विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं, विस्तार पूर्वक वर्णन करिए। हाँ हाँ बिल्कुल, जीआईसी का है, जीआईसी मेंस का है, बिल्कुल। ठीक है, ओके। अगला है क्वेश्चन, रोगी तथा निरोगी व्यक्ति की भोजन व्यवस्था में अंतर स्पष्ट करिए। मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति की भोजन व्यवस्था विस्तार पूर्वक लिखिए। कार्य सरलीकरण परिवार के सदस्यों की कार्य क्षमता बढ़ाता है, उदाहरण सहित समझाइए। रासायनिक या संश्लेषित रेशे क्या होते हैं, इन्हें ताप सुगम्य रेशा क्यों कहते हैं? अगला देखिए, सामाजिक समस्याओं से क्या अभिप्राय है, किन्हीं दो सामाजिक समस्याओं के कारण और निवारक कानून बताइए। सामाजिक समस्या, लैंगिक पक्षपात, दहेज प्रथा, ये सब क्या है, सब सामाजिक कुप्रथाएं हैं। ठीक, इसके बाद भोजन के मनोवैज्ञानिक कार्य लिखिए। विशिष्ट प्रयोजन हेतु परिसज्जा क्या होती है, मानव विकास के क्षेत्र में प्रसार शिक्षा की क्या भूमिका है, ऑस्टियोमलेशिया रोग किस पोषक तत्वों की हीनता से होता है, इस रोग के लक्षण और उपचार लिखिए। आंगनवाड़ी पर टिप्पणी लिखिए। ध्वनि प्रदूषण का क्या तात्पर्य है, और 10-10 नंबर के क्वेश्चन है ये। पूर्व किशोरावस्था किन्हीं 5 विकासात्मक कार्यों को लिखिए। सक्रिय तथा असक्रिय खेल में अंतर लिखिए। संक्रामक रोग क्या हैं बच्चों में, प्रमुख किन्हीं 4 संक्रामक रोगों के नाम बताइए।
पोचिंग मेथड क्या है, यह विधि किन भोज्य पदार्थों के लिए उपयुक्त है, उल्लेख करिए। बचत और निवेश में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट करिए। बचत मतलब समझती है कि नहीं? ठीक है, मैम बोल रही है कॉपी में रहता है। हाँ हाँ, वो कॉपी में ही रहता है, ये तो बाद में आया है। क्वेश्चन लिखा रहेगा, जगह छुट्टी रहेगी। ठीक है, ठीक है। फिर आपका वस्त्र को काटने से पूर्व तैयारी को संक्षेप में लिखे। नवजात शिशु की देखभाल की क्या सावधानियां हैं, यही 20 क्वेश्चन है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके यहाँ पे 12 तक हो गया, फिर 12 से 20, हाँ 20 क्वेश्चन है आपका। बस एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है, ये मैं पीडीएफ में आपको दे दूंगी। ठीक है, ये मेंस का ही है। ठीक है, मेंस का ही है। आपको क्या करना है, आपको जल्दीबाजी में मत लिखिएगा। कुछ बच्चे इतने मतलब इतने जल्दीबाजी में लिखते हैं ना। अच्छा, उनका ये सेंस नहीं होता कि मैं बहुत अच्छा लिखूं, उनका सेंस ये है कि बस मैं लिख दूं। आपसे रिक्वेस्ट है, ये वाला लिख दूं वाला नहीं है कि मतलब हम कैसे होता है, आपके घर में जो काम करने वाली आती है, खाना बनाना है, अब चाहे कोई खाए चाहे ना खाए, चाहे अच्छा बना हो चाहे खराब बना हो, मेरा काम था बनाना, हमने बना दिया। ये नहीं चाहिए आपको। ठीक है, ये नहीं चाहिए। आपको क्या चाहिए, जैसे आप अपने लिए काम करती हैं ना, मतलब आप मेरे लिए काम नहीं कर रही हैं, ये चीज ध्यान रखिए। तो जैसे आप अपने लिए बनाती हैं ना कि हाँ मैं सबसे बढ़िया बनाऊं, सबसे बढ़िया अपने परिवार को खिलाऊं, ऐसा ऐसा सोच करके आप काम करिए। ठीक है, एक क्वेश्चन के लिए कितना पेज मिलेगा, देखिए सब लिखा हुआ है, सब लिखा हुआ है। आप ऊपर सब, जब आप पहले पेज पे रहेंगी ना, तो देखिए उस पर सब गाइडलाइन लिखा हुआ है, कितने में लिखना है, क्या लिखना है, कौन सा 250 शब्द में लिखना है, कौन सा 150 में लिखना है, कौन सा 50 शब्दों में लिखना है, ये लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए सेक्शन एन ए जो है उसमें 250 शब्द में लिखना है, जो सेक्शन बी है उसमें आपको 150 शब्द में लिखना है, और जो आपका तीसरा सेक्शन है, ठीक है, उसको 50 में लिखना है। ठीक है, आपका लॉन्ग है, शॉर्ट है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, और इसी इसी संदर्भ में लिखिएगा। ठीक है, ओके। तो मेरी इतनी बात समझ में आपको आ गई होगी। आपको मैं पीडीएफ आज दूंगी, लेकिन मैं आज आपसे कॉपी नहीं मांगूंगी। 20 क्वेश्चन है, मैं 20 दिन बाद आपसे कॉपी मांगूंगी। आप बस एक काम करिएगा, एक दिन में खाली एक ही आंसर इसको लिखिएगा, और प्लीज लिखिए आप लोग, हाथ पैर जोड़ के विनम्र निवेदन है। मैटर की कमी आपके पास नहीं है, किताबें हैं, नोट्स है, गूगल है, पता नहीं क्या क्या रिसोर्सेज हैं, लिखना आपको आता है। ठीक है, आपको मैं, चूंकि आप रोज यहाँ पर भी इतना सारा क्वेश्चन लिख रही हैं, तो बर्डन नहीं डालूंगी मैं आपके ऊपर कि नहीं आप कल हमको करके दे दीजिए, नहीं, तो फिर ना वो आप नहीं कर पाएंगी। आपको 20 क्वेश्चन है, मैं 20 दिन बाद आपसे मांगूंगी। शॉर्ट आंसर लिखने में टाइम कम लगेगा, तो ये आप अपने ऊपर निर्भर कर लीजिएगा, आप अपने से निर्धारित करिएगा कैसे लिखना है। आज तारीख क्या है, हाँ आज तारीख क्या है आपका, आज 28 तारीख है ना, 28 या 29 है, 29 तारीख है, 29 है, हाँ 29 तारीख है, 30, मैं सीधे आपसे 20 तारीख को कॉपी मांगूंगी, 20 फरवरी को। ठीक है, 20 फरवरी को मैं इसकी कॉपी मांगूंगी, आप 20 तारीख को मुझे इसकी कॉपी दे दीजिएगा। ठीक है, और प्लीज रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, ओके चलिए। मैम बुक नहीं है, नीलम जी बुक एक परचेस कर लीजिए, कोई भी बुक मिल जाए आप ले लीजिए, वृंदा सिंह की मिल जाए, हरपलानी की मिल जाए, मंजू पाटनी मैम की मिल जाए, आस्था कुमारी की मिल जाए, जो भी आपके कन्वीनियंस में किताब दिख रही है। और कन्वीनियंस क्या, आप ऑनलाइन भी तो ऑर्डर कर सकती हैं। हम्म, कोई बात नहीं सरिता जी, बहुत अंतर नहीं। ठीक है मैम, बुक पुरानी मिल रही है मैम, मुझे भी बुक लेनी होगी। जिसके पास समय नहीं है वो बुक मत लो, लेकिन जिसको समय लगे ले लीजिए, शब्द के कलेक्शन अच्छे हो जाएंगे। रीना खनूजा की बढ़िया है। विजय कुमार जी बताओ, पूरी नौकरी लेके बैठी हुई हैं आप, और एक भी किताब अभी तक नहीं पढ़ा है। हाँ, मैम स्कूल में बैठ करके लिखते हैं तो हेड चिल्लाने लगती हैं। सब समस्याएं हैं, एक्सक्यूज नहीं, एक्सक्यूज का कोई अंत नहीं है, समस्याएं आपकी हैं। अब आप बताइए, आप किसी स्कूल में पढ़ा रही हैं, और आप उस स्कूल का काम छोड़ के अपना पर्सनल काम स्कूल के टाइम में करेंगे, तो कोई भी गुस्सा आएगा ना, बताइए, कोई भी तो गुस्सा आएगा। तो ये सब क्या एक्सक्यूज है,
ये सब एक्सक्यूज है। आप खुद सोचिए, आप अगर स्कूल के प्रिंसिपल होती तो आप नहीं गुस्साती? आपके नोट्स के दम पर मेंस में ना उतने से काम नहीं चलेगा, मेंस में बुद्धि और दौड़ानी पड़ेगी। चलिए। हम्म। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए बस इतना ही। मुलाकात होगी। मैम रोगी निरोगी, देखो मैं आपसे कहती हूँ ना, जब आप निरोगी या रोगी व्यक्ति का कॉन्सेप्ट समझेंगे, आप खुद समझ, आपको क्या रोगी और निरोगी व्यक्ति के बारे में नहीं पता है, आप नहीं जानती हैं? अपने दिमाग पे जोर डालिए। हर चीज किताब में नहीं होगी। कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो व्यवहारिक होंगे और आपको उसको लिखने पड़ेंगे। ठीक है? चलिए, उम्मीद है मेरी बात समझ में आई होगी। चलते हैं, 2 घंटे लमसम लमसम होने वाले हैं। शाम को फिर मुलाकात होगी 7 बजे यूट्यूब पे। ओके, थैंक यू सो मच। खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। मिलेंगे हम लोग शाम को 7 बजे। थैंक यू सो मच। KS जी वैसे ही चल रहा है। रचना जी आंसर करिए, जो बीमार है और जो बीमार नहीं है। वाह, व्हाट अ वंडरफुल आंसर। चलिए।